देखो हम लोग को जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो कौन सा टॉपिक है? वर्ब का टॉपिक है। अब बताओ वर्ब होता क्या है? सबसे पहले देखो, सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ हो, जैसे नाउन क्या होता है, नाउन का काम क्या होता है, वैसे ही प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का काम क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब करता क्या है, किस लिए बनाया गया। हमको ये पता है हर चीज़ जो बनाई गई है किसी न किसी ऑब्जेक्ट के तहत बनाई गई है, किसी उद्देश्य के तहत बनाई गई है। चाहे वो चींटी एक बनाई गई, चाहे एक हाथी बनाई गई, सबका एक अपना उद्देश्य है। तो जिस तरीके से नाउन बताओ क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। प्रोनाउन क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। वर्ब क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अब बताओ नाउन क्या होता है? किसी के नाम को नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाए तो उसे प्रोनाउन बोलते हैं। अब बताओ वर्ब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के बारे में बताता है या किसके बारे में? प्रोनाउन के बारे में बताता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? वर्ब। अब वर्ब क्या काम करता है? तो वर्ब की डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। अब बताओ इसकी परिभाषा क्या होती है? आ वर्ड, एक ऐसा शब्द। विच का मतलब क्या होता है? जो। एक ऐसा शब्द जो। शोज, शो का मतलब क्या होता है? बताओ शो का मतलब क्या होता है? दिखाता है। एन एक्शन। अब बताओ एक्शन का मतलब क्या होता है? बताओ एक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिया। अब क्रिया क्या होती है? कोई बताएगा क्रिया क्या होती है? कोई भी जो काम को, कोई भी जो एक्टिविटी को शो करता है वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे टीच, TEACH। बताओ टीच क्या है? बताइए टीच क्या है? टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। अब बताओ पढ़ानी क्या है? एक क्रिया है। इसमें सामने वाला क्या करता है? बताओ सामने वाला क्या करता है? चिल्लाता है, बड़बड़ाता है। तो टीच करना क्या है? पढ़ाना क्या है? क्रिया है। बताओ स्पीक, बोलना, बोलना भी क्या है? एक क्रिया है। बताओ वर्क, कार्य करना क्या है? क्रिया है। स्लीप, सोना, ये भी क्या है? क्रिया है। इसका मतलब जो किसी एक्टिविटी, बताओ रीड, पढ़ना, ये क्या है? क्रिया है। अच्छा बताओ कोई आपसे कब कहता है कि पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं? जब आपको देखे किताब उठा रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब जो किसी एक्टिविटी को दिखाता है वो क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। तो अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और अ सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब क्या होता है? कोई स्थिति को दिखाता है। तो हमने बोला ही इज़ अ डॉक्टर। अब बताओ डॉक्टर यहाँ पर क्या है? हमने बोला ही इज़ का मतलब क्या होता है? तो इज़ यहाँ पर क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। अब यहाँ पर हमने बोला स्पीक, बताओ क्या है? वर्ब है। टीच बताओ क्या है? वर्ब है। बताओ विजिट, बताओ क्या है? वर्ब है। ट्रैवल क्या होता है? ट्रैवल का मतलब क्या होता है? यात्रा करना। तो ये क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। तो इसका मतलब वर्ब किसको दिखाता है? किसी एक्शन को दिखाता है। जो किसी एक्शन को दिखाता है वो नाउन नहीं कहलाता, वो प्रोनाउन नहीं कहलाता, वो एडजेक्टिव नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। समझ में आ गया? अब देखो वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट इसके हैं वर्ब के हैं। पहले वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। देखो पहला वाला जो पार्ट होता है वर्ब का, इसको हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। और इसके तीन नाम होते हैं, समझना। जैसे मान लो आपका है, किसी का नाम, मान लो यहाँ पर कोई है लड़का, मान लो किसी का नाम जो है अजीत है। किसी का नाम क्या है? अजीत है। और उसके घर का नाम गोलू है, उसके स्कूल का नाम मोनू है। इसका किसका नाम, कितने नाम हो गए उसके? तीन नाम हो गए। किसी के दो नाम होते हैं, किसी के तीन नाम होते हैं, किसी के एक ही नाम होता है। तो ये वर्ब, जैसे एडजेक्टिव का कितना नाम है? बताओ कितना नाम है? एक नाम है। लेकिन वर्ब में एक पार्ट होता है मेन वर्ब का, जिसके कितने नाम होते हैं? तीन नाम होते हैं। जिसमें से जिसका नाम एक क्या होता है? मेन वर्ब। मतलब ये वर्ब कैसा होता है? मेन होता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। सेकंड, इसी का दूसरा नाम होता है लेक्सिकल वर्ब। क्या नाम होता है? लेक्सिकल वर्ब। जो मेन वर्ब होता है वही क्या होता है? लेक्सिकल वर्ब होता है। और तीसरे वाले का नाम क्या होता है? डूइंग वर्ब होता है। डू का मतलब क्या होता है? करना। तो इसका मतलब ये क्या करता है? किसी एक्शन को करता है, किसी कार्य करता है। तो इसके तीन नाम होते हैं। एक नाम इसका क्या है? मेन वर्ब।
एक नाम इसका क्या है, लेक्सिकल वर्ब, और तीसरा नाम इसका क्या है, डूइंग वर्ब। समझ में आ गया? तो इसका मतलब मेन वर्ब के दो पार्ट होते, एक पार्ट को हम मेन वर्ब के नाम से जानते हैं और एक पार्ट को हम किसके नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। जिस तरीके से मेन वर्ब के तीन नाम हैं, कौन कौन से, मेन वर्ब, और बताइए कौन से, लेक्सिकल वर्ब, और कौन से, डूइंग वर्ब। उसी तरीके से जो सेकेंड वाला पार्ट है उसके कितने नाम हैं, दो नाम हैं। एक नाम क्या इसका है, हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा नाम क्या इसका है, ऑक्सिलियरी वर्ब। दोनों का मतलब होता है सहायता करना। इसका मतलब ये ऑक्सिलियरी वर्ब या ये हेल्पिंग वर्ब क्या काम करता है, सहायता करता है। किसकी सहायता करता है, इस मेन वर्ब की सहायता करता है। समझ में आ गया? फिर से देख लो एक बार, वर्ब को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हमारा क्या कहलाता है, एक नाम से याद करते हैं, हमको पता है तीन नाम इसके कौन कौन से हैं, मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, और कौन सा, डूइंग वर्ब। इसके सेकेंड वाले पार्ट के क्या नाम होते हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम यहाँ पर एक को डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम इसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब और इसको हम क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर मेन वर्ब क्या काम करता है, किसी एक्शन को दिखाता है, किसी एक्टिविटी को दिखाता है। अब देखो इसके भी कितने पार्ट होते हैं, मेन वर्ब के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक का नाम होता है फाइनाइट वर्ब। कौन सा वर्ब, फाइनाइट वर्ब। अब देखो हर वर्ड में उसका आंसर छुपा होता है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, बताओ, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, निश्चित। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, निश्चित। इसका मतलब ऐसी क्रिया, समझना, ऐसी क्रिया। देखो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, निश्चित। चला गया, उनको भेजो तस्वीर। देखो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, समझना, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, निश्चित। निश्चित का मतलब एक तरह से ये मान लो सीमित। सीमित को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लिमिटेड। समझना, लिमिटेड। बहुत आसान समझना एक बात। देखो फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है, समझना, ऐसी क्रिया। समझना, फाइनाइट, अभी सबको लिखवाएंगे, एक एक को लिखवाएंगे भी। फाइनाइट वर्ब का मतलब ये होता है ऐसी क्रिया, मतलब ऐसी वर्ब। कौन सी वर्ब, मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है, वो वर्ब कौन सी वर्ब कहलाती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। फिर देख लो एक बार, देखो ऐसी वर्ब कौन सी वर्ब, इसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है, अनुसार प्रयोग की जाती है, ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। जैसे एग्जांपल के लिए, पेज ब्लैंक कहाँ मिलेगा उसमें, हाँ, देखो यहाँ पर जैसे हमने बोला ही, समझना, अगर ही डैश टू स्कूल, समझना, ही डैश टू स्कूल। पहला ऑप्शन हमारा है GO गो, और सेकंड ऑप्शन हमारा है GOES। अब बताइए हम इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, गो लगाएं या गोज लगाएं। बताओ हमने गोज क्यों लगाया, बताइए हमने गोज क्यों लगाया, क्योंकि, समझना, क्योंकि ये गो ये ऐसी वर्ब है, गो ऐसी वर्ब है जो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से प्रयोग की जाती है। तो ऐसी क्रिया, अब यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ है दे डैश टू स्कूल, दे डैश टू स्कूल। विकल्प हमारी गो है और गोज। अब बताओ क्या लगाएंगे हम, बताओ अब क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, गो। अब बताइए आपने यहाँ पर गोज लगाया, यहाँ पर गो क्यों लगाया, बताओ वर्ब के साथ आपने मतभेद क्यों किया, बताओ क्या कोई जाति वाला मैटर आ गया था, बताओ क्या कोई जाति वाला, ऊंच नीच जात वाला मैटर आ गया था। तो कौन सा मैटर आ गया था, क्योंकि हमको पता है गो वर्ड कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। और फाइनाइट वर्ब ऐसी होती है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, समझना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है
तो वर्ब में मतलब मेन वर्ब में एस लगा देते हैं या क्या लगा देते हैं, ईएस लगा देते हैं। तो ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती हैं, ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। समझना, ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट। फिर रिपीट करें, देखो एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। दो वर्ब होती है मेन वर्ब में, फाइनाइट वर्ब और कौन सा, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती हैं, और नॉन फाइनाइट जो होती है वो किसी भी हो, कोई भी हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ क्या होती हैं, सेम। अभी एग्जांपल बताएंगे आपको। जैसे एग्जांपल के लिए बताओ, अगर हम ये बोलें कि बताओ आपकी वर्तमान की कंडीशन कैसी, आप फाइनाइट कहलाओगे कि नॉन फाइनाइट कहलाओगे, बताओ। आप फाइनाइट कहलाओगे, अपना पर्सनल लाइफ ले लो आप फाइनाइट कहलाओगे या नॉन फाइनाइट कहलाओगे, बताओ क्या कहलाओगे आप, फाइनाइट कहलाओ। क्यों कहलाओगे, क्योंकि आप किसी पे क्या हैं, डिपेंड हैं। आप किसी पे क्या हैं, डिपेंड हैं। डिपेंड का मतलब क्या होता है, किस पे डिपेंड है बताइए, अपने गार्जियन पे डिपेंड है। इसका मतलब ऐसी वर्ब जो किसी के हिसाब, अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि घर वाले कह रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, आप नहीं करें तो वो क्या कर लेंगे, आपको घर बुला लेंगे। इसका मतलब फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यूज की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहाँ पर है, इस भी देखो, इसके पहले, हाँ अब देखो उसके बाद जो है, वही उसी को, इसके पहले वाला डायग्राम। हाँ देखो उसके बाद एक क्या हो गया, अब इसके बाद देखो फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होगा, ऐसी वर्ब जो क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं, किसी पर डिपेंड होती हैं, वो फाइनाइट कहलाती हैं। नॉन फाइनाइट क्या ऐसी होती हैं। अब देखो फाइनाइट के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होती है, ट्रांजिटिव और दूसरा कौन सा होता, अभी सिर्फ डायग्राम समझना, बाकी भी एक को लिखवाते हैं। तो पहला कौन सा होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी कौन सी होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। अब देखो सकर्मक क्रिया का मतलब, देखो सकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है ऐसी मेन वर्ब, बताओ किस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो ऐसी मेन वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए। अब बताओ ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होगा, या तो क्या होगा, प्रोनाउन। या तो नाउन होगा या तो क्या, इसका मतलब ऐसी मेन वर्ब जिनके बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए या क्या आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, वो वर्ब कौन सी कहलाती हैं, बताओ कौन सी कहलाती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिनके बाद नाउन या प्रोनाउन ना आए उसे हम क्या बोलते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल भी आगे बताएंगे। अभी जो लोग डिस्कस करना है हम लोग को, पहले इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। पहले जब ये वाला पार्ट हमारा पूरा हो जाएगा तो हम सेकंड पार्ट पे कहाँ पर आएंगे, मेन वर्ब पे आएंगे। तो हम लोग पहला, क्योंकि ये टॉपिक आपका बड़ा है, ये थोड़ा छोटा टॉपिक है, तो पहले इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। जो है हम आते हैं यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब। अब बताओ ऑक्सिलरी वर्ब के कितने पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक कौन सा होता है, मॉडल ऑक्सिलरी। अब देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी भी तीन प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती, एक को हम बोलते हैं वर्ब टू बी, जिसे हम कहते हैं इज, एम, आर, वाज वर्ब। कितनी होती हैं ये, 5। कौन कौन सी, इज, एम, आर, इसे हम वाज वर्ब, ये क्या कहलाती हैं, वर्ब टू बी कहलाती हैं। सेकंड कौन सी होती हैं, वर्ब टू डू, ये क्या होती हैं, डू, डज और डिड। समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ये से क्वेश्चन एग्जाम में स्टार्ट होता है ना। देखो ऑक्सिलरी वर्ब में कितनी ऑक्सिलरी होती हैं, 2 होती हैं। एक कौन सी होती है, प्राइमरी, और दूसरी कौन सी होती है, मॉडल। प्राइमरी ऑक्सिलरी में 3 होती हैं, कौन कौन सी, समझना। प्राइमरी ऑक्सिलरी में कौन कौन सी होती है, वर्ब टू बी होती है, जिसमें क्या क्या आता है, इज, एम, आर, वाज वर्ब। दूसरी क्या होती हैं, वर्ब टू डू, इसमें क्या क्या आता है, डू, डज और डिड। तीसरी कौन सी होती है, वर्ब टू हैव, इसमें क्या आता है, हैज, हैव और हैड आता है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसका मतलब मिला जुला के ये कितनी हो गई, 11 होगी। अभी डिस्कस करेंगे आगे इसको जो है। उसके बाद हम मॉडल ऑक्सिलरी में आते हैं। मॉडल में क्या आता है, इसमें आता है विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। ये कितनी होती हैं टोटल,
13 होती हैं। समझ में आ गया? अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ इस पार्ट को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस पार्ट को पढ़ेंगे, तब जाके फिर उसके बाद किस पार्ट को पढ़ेंगे, मेन वाले पार्ट को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें। यहाँ पर आपको ये देखना है कि बताओ ऑक्सिलरी वर्ब में कितने पार्ट होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में कितने पार्ट होते हैं? 2। कौन कौन सी? प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। अब बताओ प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या क्या आता है? पहला कौन सा आता है? वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर। दूसरा कौन सा होता है? वर्ब टू डू, क्या आता है इसमें? डू, डज, डिड। तीसरी कौन सी होती है? वर्ब टू हैव, क्या आता है? हैज, हैव, हैड। अभी जो डिस्कस करेंगे वो इस टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो अब देखो इसके बाद जो है, देखो लिखा हुआ प्राइमरी ऑक्सिलरी, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी जिसमें पहला पार्ट क्या होता है? वर्ब टू बी होता है। समझा? अब एक डिस्कस करना है हमको, जो है एग्जाम में कुछ यहाँ सामने स्टार्ट हो जाते हैं। लिखा हुआ इज, एम, आर, वाज, वर। समझना, इज, एम, आर, वाज, वर। देखो इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर मेन वर्ब अगर आई हुई है, समझना, तो ये समझ लो कभी भी इज, एम, आर, वाज, वर के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आती। समझना, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद कभी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। एग्जांपल जैसे समझाते हैं, हमने बोला आई एम टीच यू, आई एम टीच यू। बताओ ये सेंटेंस सही है? सही नहीं है, क्योंकि इज, एम, आर, वाज, वर के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। इतनी बात समझ में आ गई? अब आती क्या क्या है? तो या तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए। तो यहाँ पर क्या आएगी? यहाँ पर टीच नहीं, क्या हो जाएगा? टीचिंग। आई एम टीचिंग यू, ये तो ये आ जाएगा। या तो कभी कभी क्या होता है, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है? थर्ड फॉर्म आ जाती है। फिर से एक बार देख लो, इसका मतलब इज, एम, दिमाग में नोट करना जो है, इज, एम, आर, वाज, वर। समझना, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद कभी भी का मतलब क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेवर। कभी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। ये तो कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी। ये तो क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। समझ आ गया? जैसे एग्जांपल, ये तो आईएनजी वाली फॉर्म होगी। थर्ड फॉर्म कैसे होती है? हमने बोला कि द लायन इज किल्ड, द लायन इज किल्ड। बताओ यहाँ पर किल्ड कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो या तो ये फर्स्ट फॉर्म में, बस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, ये तो क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर वर्ब आई हुई है तो कभी भी मेन वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आती। अब देखो इसके बाद में पढ़ते हैं पहले। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद कभी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। ये तो क्या आती है? आईएनजी वाली आती है, फॉर्म आती है। ये तो कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। समझ में आ गया? और क्या क्या आ सकता है? इसके बाद आपका नाउन भी आ सकता है, और क्या आ सकता है? एडजेक्टिव भी आ सकता है। अभी एग्जाम्पल में बताएंगे भी जो है। फिर से एक बार देख लो, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आएगी। आ क्या कह सकता है? अगर वर्ब आई तो मेन, बताओ मेन कौन सी फॉर्म आएगी? या तो आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, या तो कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, अगर वर्ब आई हुई है तो। अब देखो इसके बाद और भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर देखना आपको है, लिखा हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट इज वॉज। समझना, इसका मतलब जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? बताओ, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक। अगर बताओ मोहन आया हो तो मोहन क्या है? सिंगुलर है। अगर ही आया, ही क्या है? सिंगुलर। अगर आया हुआ माई मदर, बताओ क्या है? सिंगुलर। अगर आया हुआ माई फ्रेंड्स, सिंगुलर नहीं, अब क्या है ये? प्लूरल। इसका मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में तो इज, एम, आर में या तो हम इज यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में, अगर पास्ट में तो क्या यूज कर सकते हैं हम? वॉज। जैसे हमने बोला ही इज वर्किंग। अभी एग्जांपल सामने आएगा इसके बाद जो है। तो फिर देख लो एक बार, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आया हुआ है तो आर कभी भी नहीं आएगा, वर कभी भी नहीं आएगा, एम कभी भी नहीं है। क्या आएगा? ये तो इज आएगा, ये तो क्या आएगा? वॉज। किस केस में बताओ? इज, एम, हम लोग कौन सा टॉपिक? इज, एम, आर, और क्या डिस्कस कर रहे हैं? वॉज, वर। मतलब इज, एम, आर, वाज, वर में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो या तो इज आएगा, ये तो क्या आएगा? वॉज आएगा। इसका मतलब ना वर आएगा, ना आर आएगा, ना एम आएगा। क्लियर हो गया?
अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो क्या आएगा, इज आएगा, पास्ट में तो क्या आएगा, वॉज आएगा। अगला उसके बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, लिखा हुआ है माई फ्रेंड्स, बताओ फ्रेंड्स क्या होता है, सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, या तो प्रेजेंट में आर आएगा, अगर टेंस अगर पास्ट में तो क्या आएगा, वर आएगा। एग्जाम्पल क्या हमको बोलना है, माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू मुंबई, क्या बताओ सेंटेंस ये सही है, माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू मुंबई। पहले ये देखो कि माई फ्रेंड्स कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा है, प्लूरल है। अब बताओ इज, हम इज और वाज नहीं लगाए, हम क्या लगाएंगे फिर, या तो आर लगाएं या तो क्या लगाएं, हम वर लगाएं। हमको बोलना है दे वर टाल बॉयज, दे वर टाल बॉयज। अब बताओ सेंटेंस हमारा सही है, दे आया हुआ है, दे के बाद हमको पता है दे कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल, क्योंकि दे का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। अब बताओ जब ये सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब हम क्या, ये तो वर्ब लगाएं, ये तो हम क्या लगाएंगे, आर। हमको बोलना है, समझना, हमको बोलना है ऑल द बॉयज आर नॉटी, सभी लड़के क्या हैं, शरारती हैं। बताओ सेंटेंस हमारा सही है, ऑल द बॉयज आर। अब बताओ बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो बताओ वर्ब हम क्या लगाएंगे, आर लगा सकते हैं और वर्ब लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, आर या तो वर्ब। न ये लगाएंगे न ये लगाएंगे न ये लगाएंगे, हम क्या लगा सकते हैं, आर या वर्ब। अगला क्वेश्चन देखो, हमने बोला ऑल द मिनिस्टर्स डैश करप्ट, ऑल द मिनिस्टर्स डैश करप्ट। विकल्प में हमारा इज है, आर है, बताओ क्या लगाएंगे हम, आर। आर क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कभी भी इज और वाज नहीं लगाते, हम क्या लगाते, ये तो आर लगाएंगे, ये तो क्या लगाएंगे, हम वर्ब लगाएंगे, मतलब इन वाले केस में लगाएंगे। उसके बाद मतलब जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो ये तो आर लगाएंगे, ये तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। थर्ड हमारा केस क्या होता है, आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो क्या बोले, आई एम टीचिंग, प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, तो हम क्या लगाएंगे, एम। बातें पास्ट क्योंकि आई वॉज अ टीचर, इसका मतलब आई जबकि सिंगुलर होता है, आई कैसा, आई का मतलब क्या होता है, मैं। अच्छा बताओ वी के साथ क्या लगाएंगे हम, बताओ वी के साथ क्या लगाएंगे, बताओ आर और क्या लगा सकते हैं, वर्ब लगा सकते हैं। क्या एम लगाएंगे, क्या वॉज लगाएंगे, क्या इज लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि वी क्या होता है, प्लूरल होता है। बात समझ में आ गई। अब देखो उसके बाद हमने बोला आई, जबकि आई का मतलब क्या होता है, मैं, और ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन सिंगुलर के साथ यहाँ पर इज नहीं लगाते, यहाँ पर क्या लगाते हैं, प्रेजेंट में एम लगाते हैं। और बातें अगर पास्ट की होंगी तो हम क्या लगा देंगे, वॉज। हमने बोला आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ स्टूडेंट, इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या लगाया, वॉज। कभी भी आई के साथ आर का यूज नहीं करना, इसके आई के साथ क्या, या तो एम लगाएंगे या तो हम क्या, मतलब इन पांचों केस में से क्या लगाएंगे हम, या तो एम लगाएंगे या तो हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। उसके बाद यू, यू के बाद क्या लगाते हैं हम, आर लगाते हैं, और क्या लगाते हैं, हमने बोला यू आर अ गुड बॉय, इसको यू के साथ क्या लगाएं, आर लगाते हैं। यू वर डूइंग वेल, तुम अच्छा कर रहे थे, अब यू के बाद क्या लगाया गया, वर लगाया। अब देखो इन सबका एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर जो है। अब लिखा हो यू वर लेट, समझना क्या लिखा हुआ है, यू वर लेट, इसका मतलब यू के साथ क्या लगाया जाता है, वर। हमको पता है यू के साथ, देखो समझना, हमको अगर इज एम आर, अच्छा बताओ हम लोग कौन सी वर्ड पढ़ रहे हैं, हम लोग कौन सी वर्ड पढ़ रहे हैं, बताओ हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब में कौन सी वर्ब पढ़ रहे हैं, बताओ, और बताओ हेल्पिंग में कौन सी वर्ब पढ़ रहे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, और प्राइमरी ऑक्सिलरी में कौन सी वर्ब पढ़ रहे हैं, वर्ब टू बी पढ़ रहे हैं। और वर्ब टू बी में क्या क्या आता है, इज एम आर वाज। हम लोग डू वाला केस नहीं पढ़ रहे हैं अभी, ना है वाला, जब उसका केस अलग होता है। हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग केवल किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इज एम आर वाज वर्ब का हम प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो जब भी यू आएगा तो हम या तो क्या लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, या तो हम क्या लगा सकते हैं, वर्ब लगा। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसका मतलब वाक्य हमारा क्या है, सही है। यू के साथ क्या लगता है, वर्ब लगता है। सेकंड, माई फ्रेंड इज, अब बताओ माई, देखो यहाँ पर क्या, माई फ्रेंड कौन सब्जेक्ट है, बताओ माई फ्रेंड कौन सब्जेक्ट है, सिंगुलर, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हमको पता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ये तो हम इज लगा सकते हैं, ये तो हम क्या लगा सकते हैं, वॉज लगा। इसका मतलब ये वाक्य में क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है। सेंटेंस हमारा क्या है, सही है।
मतलब सेंटेंस में समझना, फिर से देखो एक बार, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इज एम आर वाज वर्ब के केस में या तो हम इज लगाएंगे या तो हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होता है, मतलब एक से ज़्यादा की बात करता है, तो या तो हम आर लगाएंगे या तो हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। और जब भी आई अगर आ जाएगा, आई के साथ क्या लगाते हैं, या तो हम एम लगाते हैं या तो हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। यदि वाक्य में अगर यू आ जाए तो यू के साथ क्या करते हैं, जबकि यू का मतलब क्या होता है, तुम भी होता है, लगना क्या चाहिए था, इज लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं और क्या लगाते हैं, पर लगाते हैं। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते, लिखा शी वॉज अ टीचर। अब बताओ शी कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, बताओ सिंगुलर क्या है ये, क्योंकि शी का मतलब क्या होता है, वाह का मतलब क्या होता है, कोई एक ही बात करे, इसका मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर, इसका मतलब यहाँ पर वॉज लगा हुआ, क्या वॉज यहाँ पर सही है, सही है, क्योंकि हमको पता है सिंगुलर साथी तो इज लगाएंगे तो क्या लगाते हैं, हम वॉज लगाते हैं। इसका अगले क्वेश्चन पे आते, लिखा हो आई एम आ स्टूडेंट। बताओ आई, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, एकदम जो है एकदम बेसिक से चल रहे हैं। हमने बोला आई एम आ स्टूडेंट, बताओ यहाँ पर आई के साथ जो एम लगाया गया वो सही है, सही है, क्योंकि हमको पता है आई के साथ क्या लगता है, इस केस में क्या लगता है, ये तो एम लगेगा, ये तो क्या लगेगा, वॉज। तो यहाँ पर एम ऑलरेडी पहले से आया हो, इसका मतलब सेंटेंस हमारा क्या है, ये सही है। आई के साथ क्या लगता है, एम लगाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखो आई वॉज एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर था। अब बताओ आई के साथ क्या लगा हुआ है, वॉज, क्या बताओ, वॉज यहाँ पर सही है, बताओ वॉज सही है यहाँ पर, हाँ, क्योंकि हमको पता है आई के साथ समझना, आई या तो हम एम लगा सकते हैं या तो हम क्या लगा सकते हैं, वॉज। हम लोग फिर से रिपीट करें, बताओ हम किस टॉपिक, हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से आते हैं, बताओ हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोज, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वर्ब। वर्ब में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, बताओ ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरी। अब बताओ प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब टू बी पढ़ रहे हैं, और वर्ब टू बी में आता क्या क्या है, बताओ इज, एम, आर, वाज और वर। फिर रिपीट करते हैं, जो सो रहा वो जाग जाएगा, जो जाग रहा वो सो जाएगा। फिर रिपीट करें, जो जाग रहा है वो क्या करेगा, सो जाएगा, और जो सो रहा है वो क्या करेगा, जाग जाएगा। दोनों केस है, जो जाग रहा है वो क्या करेगा, सो जाएगा, और जो सो रहा है वो क्या करेगा, जागेगा। तो लगभग सभी लोग क्या रहे हो, सो ही रहे हो जो है। फिर से एक बार रिपीट कर देखो, हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, बोलो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वर्ब पढ़ रहे हैं। वर्ब में बताओ मेन वर्ब पढ़ रहे हैं या हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं। अब बताओ ऑक्सिलरी वर्ब में हम कौन सी वर्ब पढ़ रहे हैं, बताओ प्राइमरी ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरी, प्राइमरी। अब बताओ प्राइमरी ऑक्सिलरी में हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में कौन कौन आता है, इज, एम, आर, वाज, वर। तो हम लोग टॉपिक ये पढ़ रहे हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर का हम यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो हमने ये पढ़ा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो या तो इन केस में हम क्या लगाते हैं, इज लगाएंगे, या तो हम क्या लगाएंगे, बताओ वॉज लगाएंगे। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, बताओ तो हम क्या लगाते हैं, या तो आर लगाएंगे, या तो हम क्या लगाएंगे, WER, वर लगाएंगे। जब आई आता है तो हम क्या लगाते हैं, या तो एम लगाएंगे, या तो क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। जब यू होता है तो बताओ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, या तो हम क्या लगाते हैं, वर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर से आते हैं, लिखा दे आर। अब बताओ दे आर टाल बॉयज। अब बताओ दे क्या है, इनमें से देखो एक बार, दे क्या है, यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल, क्या है ये, प्लूरल। अब बताओ हम क्या, ये तो आर यूज करें, ये तो क्या यूज करें, वर। तो यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ आर, इसका मतलब हमको पता है, हमको पता दे कैसा शब्द होता है, दे कैसा होता है, बताओ, रुक जाओ, दे कैसा होता है, प्लूरल होता है। हमको पता है प्लूरल के साथ आर को यूज करते हैं, इसका मतलब सेंटेंस ये क्या है, सही है, ये भी क्या है, सही है। तीसरा क्वेश्चन पे लिखा माई टीचर्स वर हैप्पी, मेरे टीचर्स। अब बताओ ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल, कैसा है, प्लूरल, क्योंकि इसमें लगा भी हो, इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल। अब बताओ प्लूरल के केस में बताओ हम क्या यूज करते हैं, या तो आर यूज करेंगे, या तो हम क्या यूज करेंगे, बताओ, ये तो हम क्या इसको वर। इसका मतलब यहाँ पर क्या आया हुआ है, वर आया हुआ है। सेंटेंस क्या है हमारा, ये सही है। अगला क्वेश्चन पे लिखा हुआ यू आर अ काइंड पर्सन, आप एक कैसे आदमी हैं, दयालु आदमी। ये बात कौन कह रहा है, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं, मैं एक कैसा आदमी हूँ,
दयालु। इसका मतलब हमने बोला यू आर अ काइंड पर्सन, आप कैसे पर्सन है। अब बताओ यू के बाद क्या आता है, ये तो आर आता है, ये तो क्या आता है, वर आता है, तो यहाँ पर क्या आया हुआ है आर। इसका मतलब यू के साथ आर सही है या नहीं सही है, सही है। इसका मतलब वाक्य हमारा क्या है, सही है। तो हमने ये समझ लिया कि इज एम आर वाज वर डू डस का यूज, इज एम आर वाज वर का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, बात समझ आ गई। तो इज एम आर वाज वर का यूज कहाँ पे करते हैं। अब देखो एक बात और आपको बता दें, अगला कुछ देखो टॉपिक देखना, देखो जब भी समझना, जब भी इज एम आर वॉज और वर, जब भी इज एम आर वॉज और वर इनके बाद वर्ब ना आए, समझना, देखो समझना, इस अभी तो जो लोग पढ़ रहे थे ये सब पढ़ रहे थे, आईएनजी आता है, आपकी थर्ड फॉर्म आती है, तो जो यहाँ पर ये काम करता है इज एम आर वाज, वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। कैसा काम करता है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि तब ये किसकी सहायता करता है, हेल्पिंग वर्ब, किसकी सहायता करता है, वर्ब की। जैसे हमने बोला आई एम टीचिंग, लिखा हुआ है आई एम टीचिंग। अब बताओ यहाँ पर जो एम लगाया गया है वो किसकी सहायता कर रहा है, टीचिंग की सहायता कर रहा है, और टीचिंग क्या है, मेन वर्ब। अब यहाँ पर ये जो वर्ब कहलाती है वो क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, क्योंकि ये वर्ब किसकी सहायता कर रही है, वर्ब की सहायता कर रही है। लेकिन जब भी इज एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब ना आए, क्या ना आए, वर्ब ना आए, देखो समझना, इज एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब आती है, दो केस होता है वर्ब आने का, ये तो आईएनजी फॉर्म में होती है, ये तो किस में होती है, आईएनजी फॉर्म में होती है, ये तो किस में होती है, थर्ड फॉर्म में होती है। लेकिन अगर मान लो वर्ब ना आए, नाउन आ जाए, क्या आ जाए, नाउन आ जाए, नाउन आ जाए, या क्या आ जाए, समझना, या क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो इसी वर्ब को हम अब हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, इसी वर्ब को हम बोलते हैं फिर लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। कौन सी वर्ब बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, समझना। जब भी इज एम आर वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब ना आए, क्या आ जाए, नाउन आ जाए, या क्या आ जाए, आप ये समझ लो कि बस वर्ब ना आए, कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं है, तब यहाँ पर जो है ये किसका काम करती है, लिंकिंग वर्ब का काम। जैसे यहाँ पे सब एग्जांपल थे, आई वॉज एन ऑफिसर, बताओ ऑफिसर क्या मेन वर्ब है, ऑफिसर क्या है, नाउन है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम ये नहीं कर रही, किसका काम कर रही है, लिंकिंग वर्ब का। बताओ दे आर टाल बॉयज, बताओ टाल बॉयज ये क्या है, नाउन है, यहाँ पर जो है ये किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब, किसका काम कर रही है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पे लिखा माई टीचर्स वर हैप्पी, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, खुश होना क्या एडजेक्टिव है। अब बताओ यहाँ पर वर्ब किसका काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का। अब देखो यहाँ पे लिखा यू आर आ काइंड, पर क्या बताओ ये वर्ब है, वर्ब ये नहीं है। यहाँ पर आर किसका काम कर रहा है, हमने बोला आई एम आ टीचर, आई एम आ टीचर, बताओ यहाँ पर एम कैसा काम कर रहा है, हमने बोला आई एम टीचिंग, बताओ यहाँ पर एम कैसा काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, समझ आ गया। हमने बोला यू आर, ऑल ऑफ यू आर लेजी बॉयज, ऑल ऑफ यू आर लेजी बॉयज, तुम सभी लोग कैसे लड़के हो, सुस्त लड़के हो। बताओ यहाँ पर ऑल ऑफ यू आर, आर बताओ कैसा वर्ब यू काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब। हमने बोला ऑल ऑफ यू आर रीडिंग, बताओ यहाँ पर आर कैसा काम कर रहा है, हाँ, हेल्पिंग वर्ब, समझ में आ गया। तो जब भी इज एम आर वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब आ जाए तो ये किसका काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का। जब भी मेन वर्ब ना आए, एडजेक्टिव आए, या क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो ये फिर किसका काम करता है, लिंकिंग। कभी कभी एग्जाम में इसको अंडरलाइन कर देगा, पूछ लेगा बताइए कौन सा वर्ब है, लिख के आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, तो क्या करना है हमको, लिंकिंग वर्ब करना है। समझ में आ गई बात। इसका मतलब इज एम आर का जो केस है समझ में आ गया कि कोई डाउट यहाँ तक। बताओ इज एम आर का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, बातें समझ में आ गई कि नहीं आई अभी जो है, बोलिए। इज एम आर समझ में आ गया। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमको पता है अब अगला टॉपिक बताओ हमारा कौन सा है, बताओ, वर्ब टू डू। क्योंकि हमको पता है, फिर रिपीट कर रहे हैं एक बार, जो है हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं, नहीं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, नहीं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, नहीं, बोलो क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, नहीं, वर्ब पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ वर्ब पढ़ रहे हैं। बताइए वर्ब में कौन सा वर्ब पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब पढ़ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब में कौन सी वर्ब पढ़ रहे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरी। बताओ प्राइमरी ऑक्सिलरी में कौन सा पढ़ चुके हैं, वर्ब टू बी, मतलब इज एम आर वाज वर्ब का यूज कहाँ पर करते हैं। अब सेकंड हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वर्ब टू डू। इसका मतलब वर्ब टू डू का मतलब ये होता है ऐसे वर्ब जो कैसे बनते हैं, डू से बनते हैं। तो डू से तीन वर्ब बनते हैं, एक तो डू पहला हो गया, दूसरा क्या होता है, डज होता है, तीसरा क्या होता है, डिड। इसका मतलब अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो तीन केस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है,
ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इज एम आर में क्या याद करना है, बस इतना समझ जाओ, बस आप ये दिमाग में नोट कर लो, इज एम आर वाज वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आती है वो कभी भी फर्स्ट फॉर्म में नहीं है। अब ये एग्जाम में आता है, समझना। इज एम आर वाज वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब आई हुई है, नाउन आया हुआ है तो कोई बात नहीं, एडजेक्टिव आया हुआ है तो कोई बात नहीं, लिखा हुआ है शी इज टॉल, शी इज टॉल। बताओ टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, आ गया है तो इसमें टाल थोड़ी लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे, समझ आया, शी इज टॉल। लेकिन अगर वर्ब आ गई है, लिखा हुआ है शी इज वर्क, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। शी इज वर्क नहीं, क्या, शी इज वर्किंग। इसका मतलब इज एम आर वाज वर्ब के बाद कभी भी वर्ब की बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म नहीं। बस यही आपको एग्जाम के काम का है, बाकी कोई इसके अलावा काम का नहीं है। हाँ, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शी इज वर्क नहीं, क्या हो जाएगा, शी इज वर्किंग हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है। हाँ, नहीं, गलत हो जाएगा, बताएंगे कब वर्ब को थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो या तो कौन सा केस आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये तो क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब बताएंगे आपको, जब आप एक्टिव ऐसी पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा क्यों लगाई जाती है थर्ड फॉर्म। दूसरा, इसके बाद अब यहाँ पर देखना हमको जो है डू, डज और डिड, यहाँ पर देखना है डू, डज और डिड, तीन हमारे पास वर्ब हैं, डू है, डज है और डिड है, समझना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, इसको स्टार बनाना, जब नोट्स करना घर पे जो है तो इसको स्टार बनाना, इस पॉइंट को। इज एम आर उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये इंपॉर्टेंट है। देखो डू, डज, डिड के बाद अब ये सब कैसे काम कर रहे हैं, हेल्पिंग का काम कर रहे हैं, इसका मतलब किसकी सहायता ये करेंगे, वर्ब की सहायता करेंगे, मेन वर्ब की सहायता करेंगे जो है। जैसे बताओ हेल्पर किसकी सहायता करता है, जो मालिक होता है उसकी सहायता करता है। जैसे बोलेंगे बताओ ये ऑफिसर के हेल्पर हैं, इसका मतलब किसकी सहायता कर रहे हैं, वो ऑफिसर की सहायता। तो यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ हेल्पिंग वर्ब, जो क्या काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है, किसकी हेल्प कर रहा है, वर्ब की हेल्प। और वर्ब का मतलब यहाँ पे कौन सी वर्ब, मेन वर्ब। तो इसका मतलब देखो डू, डज, डिड, तीन हमारे पास वर्ड हमारे पास हैं। इसके बाद जो है समझना, इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, समझना बेस फॉर्म क्या होती है, समझना। देखो जो भी वर्ब बनाई गई है, मेन वर्ब जो भी वर्ब बनाई गई है वो हमेशा बेस फॉर्म में बनाई गई है, समझना। किस फॉर्म में बनाई गई है, बेस फॉर्म में। उसमें एस या ईएस लगाकर हम उसकी सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं। जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, एग्जाम्पल के हम समझाया हमने यहाँ पर, गो। गो एक मेन वर्ब है जो किस फॉर्म में है, बेस फॉर्म में। इसको गो की हम बेस फॉर्म भी कह सकते हैं, या इसको वर्ब की हम कौन सी फॉर्म कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, समझना। बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, देखो समझना, गो जो है वो कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म भी है, अलोंग विथ एज वेल एज ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, दोनों है ये, मतलब बेस फॉर्म भी है, फर्स्ट फॉर्म भी है। गोज जो है वो बेस फॉर्म नहीं है, ये क्या है, केवल फर्स्ट फॉर्म है। क्योंकि जब गो बनाया गया था, देखो समझना, एक होता है गो, एक होता है गोज, एक होता है गोज, एक होता है गोइंग, एक होता है वेंट, एक होता है गॉन। अब जो इसमें बेस फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, गो होती है। ये भी फर्स्ट फॉर्म होती है और ये भी कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये बेस फॉर्म ये नहीं होती, बेस फॉर्म कौन होती है, केवल गो होती है। तो इसका मतलब एस या एस इसमें नहीं लगाते। तो जब भी अगर आपके सेंटेंस में डू आ जाए, डज आ जाए, या क्या आ जाए, डिड आ जाए, तो कभी भी उसके बाद मेन वर्ब की ना सेकंड फॉर्म आएगी, ना एस या ईएस वाली फॉर्म आएगी, ना थर्ड फॉर्म आएगी, तो कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी, समझना। अच्छा बताओ, बेस फॉर्म स्लीप है कि स्लीप्स है, स्लीप है। वर्क है कि वर्क्स है, बताओ। गो, वेंट, गॉन क्या है, गो है। इसका मतलब बेस फॉर्म का मतलब जो मेन वर्ब बनाई गई है, तो इसका मतलब समझना। अब देखो इसका मतलब डू, डज, डिड अगर आया हुआ है सेंटेंस में और उसके बाद मेन वर्ब भी अगर आ गई है, तो वो मेन वर्ब हमेशा ऑलवेज ऑलवेज किस फॉर्म में होगी, हमेशा बेस फॉर्म में होगी। फर्स्ट बेस फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या मान लो आप, फर्स्ट फॉर्म में होगी। लेकिन इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद क्या बताओ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी नहीं आएगी। जबकि डू, डज, डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ पर देखते हैं उसके बाद डू, डज, डिड के बाद। अच्छा बताओ यहाँ पर देखो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर। अब बताओ सिंगुलर आपको पता है, सिंगुलर क्या होता है, बताओ। ही क्या होता है, सिंगुलर। शी क्या होता है, सिंगुलर। माई फ्रेंड क्या होता है, सिंगुलर। बताओ दे क्या होता है, हमको लगा सिंगुलर बोलने जा रहे हो। दे क्या होता है, प्लूरल। अच्छा बताओ हमको बोलना है ही क्या है, समझना। इसका मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाते हैं,
डज का यूज करते हैं। समझना, हमको बोलना है, अब एग्जांपल अगले टॉपिक पे आ जाएगा, अगले पेज पे आ जाएगा। हमको बोलना है ही डज नॉट वर्क हार्ड या ही डू नॉट वर्क हार्ड। क्या बोलेंगे हम? ही डज नॉट। क्यों डज नॉट लगाएंगे? क्योंकि हमको पता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डू का यूज हम नहीं, हम किसका यूज करते हैं? डज का यूज करते हैं। हमको बोलना है क्या वह, या दानिश से पूछा, हम बोले बताओ वह कहाँ रहती है, बताओ वह कहाँ रहती है, कैसे बोलोगे इंग्लिश में जो है? वेयर डू शी लिव या वेयर डज शी लिव। क्या बोलेंगे हम? वेयर डज शी लिव या वेयर डू शी लिव। क्या बोलेंगे? वेयर डज शी लिव। क्योंकि हमको पता है शी के लिए हम क्या लगाते हैं? शी कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाते हैं बताओ? डज लगाते हैं। समझ में आ गया? तो डज का यूज हम किसके लिए करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं? डज। हमको बोला है माई फादर, समझना, माई फादर डैश नॉट बीट मी। मेरे फादर मुझे नहीं पीटते। बताओ हम यहाँ पर डू नॉट लगाएं या डज नॉट लगाएं? बताओ क्या लगाएं? क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे। हमको बोला है माई ब्रदर डू नॉट वर्क हार्ड। बताओ ये सेंटेंस सही है? डू नॉट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम? डज नॉट। क्यों लगाएंगे डज नॉट? क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाते हैं? डज का यूज करते हैं। और किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब टेंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसको जो है। तो इसका मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाते हैं? डज। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, दे आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, फ्रेंड्स आ जाए, स्टूडेंट्स आ जाए, बॉयज आ जाए, गर्ल्स आ जाए, विमेन आ जाए, टीचर्स आ जाए, तो इसका मतलब हम डज का यूज फिर नहीं करेंगे। हम किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। इसका मतलब जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या लगा देंगे? डू लगा देंगे। उसके अलावा तीसरा केस क्या होता है? ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब ये भी और ये भी। डिड का यूज किस लिए करते हैं? चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे हमसे कोई भी मतभेद नहीं है। सभी के साथ हम क्या लगा देंगे? डिड। क्योंकि डिड का यूज किसके? देखो डिड का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और इन दोनों का यूज कहां पर करते हैं बताओ? प्रेजेंट, एक मिनट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका यूज करते हैं? डज का, और डू का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट किसका यूज करते हैं? डिड का। तो जो डिड का यूज करते हैं वो चाहे सब्जेक्ट कोई भी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे आई हो चाहे यू हो, कुछ भी हो, हम क्या लगाएंगे? डिड। हमको बोलना है आई डिड नॉट वर्क हार्ड। सेंटेंस सही है? आई डिड नॉट, सेंटेंस सही है कि नहीं सही है? सेंटेंस क्या है? सही है। हमको बोलना है ही डिड नॉट वर्क हार्ड, सेंटेंस फिर भी क्या है? सही है। तो डिड का यूज सभी के लिए कर सकते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद अगला केस क्या होता है? यू एंड आई। यू एंड आई के साथ हम क्या लगाते हैं? डू। ये कब की बात करेंगे हम? जब टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो आई के साथ और यू के साथ हम किसका यूज करेंगे? डू का। हम क्या बोलें? आई डू नॉट वर्क, डज नॉट नहीं, क्या बोलेंगे? आई डू नॉट वर्क। फिर देख लो एक बार, पहले आप ये समझ लो कि डू डज का डिड का यूज किस कैसे कैसे करते हैं। तो आप ये समझ लो, सब सिंगुलर सब्जेक्ट जानते हो क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है पता है आपको? जो है सिंगुलर वर्ड बना हुआ है सिंगल से, जो आप लोग हो, किससे बना हुआ है? सिंगुलर सब शब्द किससे बना हुआ है? सिंगल से। जो आप दिख रहे हैं जो है चेहरा जो है गिरा गिरा दिख रहा है आपका, जो है इसका मतलब क्या है? सिंगल वर्ड से बना हुआ है। तो सिंगल का मतलब क्या होता है? एक। तो सिंगुलर का मतलब भी क्या होता है? एक। इसका मतलब ऐसा शब्द जिसका मतलब क्या निकलता है? एक निकलता है, वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। और सिंगुलर के केस में, डू डज के केस में हम क्या लगाएंगे बताओ? बताओ डू डज में हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर में डज लगाते हैं। और बताओ प्लूरल में क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। अब बताओ उसके बाद डिड का यूज कहां पर करते हैं? पास्ट में सभी के लिए करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमको अगला केस देखें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हमारा है। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? लिखा हुआ है सफीक डज नॉट ओबे मी। लो बात आ गई जो है, क्या लिखा हुआ है? सफीक। सफीक यहाँ पे सफीद कर लीजिएगा, वो गलती से हो गया है। सफीद, ये क्या लिखा हुआ है? सफीद नाम है एक, जो है एक स्टूडेंट का हमारे नाम है। क्या नाम है? सफीद नाम है। तो लिखा सफीद डज नॉट ओबे मी। समझना, बहुत ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन के एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये टॉपिक आपका
वर्ब का टॉपिक आपको दो जहां पे काम करता है, वर्ब में भी काम आता है, ये जब टेंस पढ़ेंगे तब भी आता है, मतलब कई जगह से क्वेश्चन घुमा फिरा के इससे आता है। देखो क्वेश्चन हमारे काम का किस लिए है, देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ सफीर डज नॉट ओबे मी नाउ आर डेज। सफीर आजकल मेरा कहना नहीं सुनते हैं, इसका मतलब क्या हो गया सफीर। अब बताओ सफीर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है ये सिंगुलर, एक व्यक्ति का नाम है, एक स्टूडेंट का नाम है, एक शरीफ लड़के का नाम है। इसका मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, मतलब जब आदमी कैसा होता है, सिंगल होता है, समझना, जब आदमी कैसा होता है, सिंगल होता है, तो बताओ हम वर्ब क्या डू डज डिड में क्या लगाएंगे, हम बताओ डू डज में क्या लगाएंगे, डज। इसका मतलब क्या हुआ है, सफीर डज नॉट ओबे मी। इसका मतलब हमको ये बात समझ में आ गई कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और डू और डज के केस में हम डू का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। बात इतनी समझ आ गया, मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाते हैं, डू डज में डज लगाते हैं। अब मेन बात इसके बाद जो अगली बात है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी समझना, जब भी डू समझना, डू हो, डज हो या डिड हो, इनके बाद अगर मेन वर्ब अगर आ गई है तो वो मेन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होनी चाहिए, बेस फॉर्म में। समझना, किस फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट फॉर्म मान लीजिए, बेस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म मान लेंगे, यहाँ पर किस फॉर्म में होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओबे। क्या बताओ ओबे का देखो फर्स्ट फॉर्म होती है ओबे, सेकंड क्या होती है, ओबेड। इसका मतलब ये फॉर्म सही है गलत है, सही। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है हमारा, सही है। हमको बस देख एग्जाम में क्या चेक करना है कि डू डज डिड कहीं पे दिखे तुरंत ही देखो वर्ब कौन सी आई हुई है, वर्ब हमेशा कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर। एग्जाम में क्या कर देगा, यहाँ पर लिख देगा ओबेड, जबकि ओबेड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ओबे। हमको पता है कि डू डज डिड के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। इज एम आर वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, ये तो आईएनजी आती है फॉर्म आती है, तो क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल आता है। अगला लिखा हो डू दे सपोर्ट यू। अब देखो यहाँ पर क्या आया हुआ है, दे आया हुआ है। बताओ दे क्या होता है, प्लूरल। अब बताओ हमको पता है प्लूरल साथ आता क्या है, डू आता है, इसका मतलब डू दे सही है। अब यहाँ पर अगला चेक करना है, क्या बताओ सपोर्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है। अब बताओ इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, सपोर्टेड होता है। इसका मतलब हमको ये पता है कि डू डज डिड के बाद ऑलवेज कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म का मतलब क्या मान लें, कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। अच्छा मान लो यहाँ पर अगर एस लगा होता, लिखा डू दे सपोर्ट्स यू, क्या ये सेंटेंस सही होता, क्योंकि अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म तो ये है, ये फर्स्ट फॉर्म तो ये है, लेकिन ये क्या, ये बेस फॉर्म है, ये बेस फॉर्म नहीं। बेस फॉर्म में कभी भी एस या एस नहीं लगता, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटेंस ये क्या है, डू दे सपोर्ट यू, क्या वे लोग तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब अगला क्वेश्चन क्या, डज द टीचर। अब बताओ यहाँ पर देखना है टीचर, बताओ टीचर कौन सा सब्जेक्ट है, बताओ एस का मतलब क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हमको पता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डू डज में हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हम डज लगाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर डज लगा हुआ। अगला हम चेक क्या करेंगे, बताओ अगली चेकिंग हम क्या करेंगे, जैसे जब आप कहीं पर जाते हो, कहीं पर तलाशी चलती है, तो क्या पता जेब चेक करके छोड़ देता है आपको जो है, या बैग चेक करके जाओ जाओ जाओ, बताओ क्या करता है वो जो है, जेब चेक करेगा, उसके बाद बैग चेक करेगा, पहले जेब चेक करेगा कहीं बम तो नहीं रखा हुआ है, कहीं कोई सामान तो नहीं रखा हुआ है। इसके मतलब हम केवल एक को चेक करके नहीं छोड़ देंगे, हाँ बात सही है, बुरी बात सही है। हम देखेंगे कि टीचर के बाद डज, बात तो सही है, लेकिन बैग तो चेक कर चुके, हम अगला क्या चेक करेंगे, उसका पर्स चेक करेंगे, और पर्स में अगर पैसा रहेगा तो क्या करेंगे इसका मतलब इनकरेज। इनकरेज कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये बेस फॉर्म है। ना इसमें एस लगा हुआ है, ना इसमें ईडी लगा हुआ है। जिस मेन वर्ब में ईडी लग जाए तो समझ लो वो बेस फॉर्म वो नहीं है, वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, पास्ट फॉर्म हो जाएगी। क्या लग जाएगा जब ईडी, या जिसमें एस लग जाए तो समझ जाओ फर्स्ट फॉर्म वो, बेस फॉर्म वो नहीं है। जिसमें एस लग जाए, जिसमें ईडी लग जाए तो वो वर्ब की बेस फॉर्म वो नहीं है। फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, थर्ड सेकंड फॉर्म हो सकती है, लेकिन बेस फॉर्म वो नहीं है। लिखा हुआ पीपल, सेंटेंस यहाँ पर ये भी क्या है, सही है। पीपल डू नॉट लाइक टॉकेटिव पर्सन। पीपल का मतलब क्या होता है, लोग। अब बताओ पीपल क्या एक की बात कर रहा है, कितने की बात कर रहा है, बहुत सारी की बात कर रहा है। लोग का मतलब एक से ज्यादा की बात कर रहा है। अब बताओ हमको पता है, बताओ ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, बताओ प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब बताओ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू और डज के केस में हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डू। तो यहाँ पर क्या आया हुआ, डू। अभी यहाँ तक रुकेंगे नहीं हम जो है, अभी क्या चेक हुआ है, बताओ अभी क्या चेक हुआ है,
डायरेक्ट निगाह पर्स पे तुम्हारी है। अभी क्या चेक हुआ है? बैग चेक हुआ है। अब क्या चेक करेंगे? पर्स चेक करेंगे। अब यहाँ पर पर्स क्या है? लाइक। अब बताओ लाइक कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। हमने बोला कि आई लाइक टी, इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म है। हमने बोला आई लाइक्ड टी, ये कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। समझ में आ गया? सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। इसका लाइक कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस हमारा क्या है? सही है। हमको देखना ये है, जो मेन ध्यान ये देना है, डू डस का मतलब समझ जाओगे आप। ध्यान ये देना है कि डू डस डिड के बाद गलती से भी ढूंढ डालना, कभी भी जो है सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ना थर्ड फॉर्म आएगी, ना एस वाली फॉर्म आएगी। क्या आएगी? हमेशा बेस फॉर्म। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन का आता है। एग्जाम में इस हमारा बहुत ज्यादा इसका क्वेश्चन आता है। अगला हमारा क्या है? आई डू नॉट वर्क हार्ड। अब बताओ, हमको पता है आई के साथ किसका यूज करते हैं? डू डज में डू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो? डू नॉट। अब उसके बाद भी देखना है, क्या देखना है? क्या वर्क आया है कि नहीं आया हुआ है? वर्क आया हुआ है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे अगला हम जो है यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं? पर्स भी चेक कर लिए, यहाँ पर जो है बैग भी चेक कर लिए, कभी कभी मिले जूता भी चेक करने वाले लोग मिल जाएंगे जो है, तो यहाँ पे जूता भी चेक कर ले, शूज भी चेक कर ले। यहाँ पर इसका मतलब वर्क यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म है। अगर यहाँ पर एस लगा होता तो इसका मतलब क्या हो जाती? फिर गलती हो जाती। हमको पता है क्या आता है? बेस फॉर्म आता है। तो सेंटेंस हमारा ये भी क्या है? सही है। लिखा हुआ ज्योति डज नॉट टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड। क्या लिखा हुआ है? ज्योति। ज्योति का मतलब क्या? ज्योति का मतलब क्या? ज्योति मौर्य मान लेते हैं जो है। लिखा हुआ ज्योति डज नॉट टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड। ज्योति अपने हस्बैंड की देखभाल नहीं करती, ध्यान नहीं देती एकदम जो है। अब बताओ, ज्योति सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है यहाँ पर जो है। अब बताओ, सिंगुलर के साथ डू लगाते हैं कि डज लगाते हैं? डज। तो यहाँ पर डज लगा हुआ है। अब बताओ, अब यहाँ पे देखना ये है, चेक करना है ध्यान दे रही कि नहीं दे रही। अब बताओ, यहाँ पे देखना टेक का आया हुआ है। क्या बताओ? एक फॉर्म होती है टेक, टेक्स, टेकन। मेन फॉर्म कौन सी होती है? बेस फॉर्म कौन सी होती है? टेक। इसका मतलब जो है डज के बाद कौन सी फॉर्म आई हुई है? बेस फॉर्म आई हुई। हमको पता है डज के बाद कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? बेस फॉर्म। वाक्य हमारा ये भी क्या है? सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब डू डज के बाद दिमाग को नोट कर लेना है, दिमाग कोने कोने में डाल लेना है। अपने ब्लड में भी इंजेक्शन डाल लेना। क्या डालना है बताओ? अपने खून में इंजेक्शन लगा लेना है। किसका इंजेक्शन? कि डू डज डिड के बाद किसी भी मतलब हमेशा ऑलवेज कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म। ना सेकंड फॉर्म आएगी, ना थर्ड फॉर्म आएगी, ना एनजी वाली फॉर्म आएगी, ना एस वाली फॉर्म आएगी, कोई भी फॉर्म नहीं है। कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म। अगला उसको लिखा यू डू नॉट हेल्प मी। यू के बाद हमको पता है क्या लगता है? डू लगता है। अब बताओ, डू के बाद वर्ब कौन सी आती है? हमेशा बेस फॉर्म में आती है। क्या है? बेस फॉर्म में आई। इसका मतलब सेंटेंस हमारा ये भी क्या है? सही है। तो हमने ये पढ़ा कि डू डज डिड के बाद ऑलवेज मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। बताओ, इज एम आर के केस में क्या होता है? बताओ, इज एम आर के केस में क्या होता है? बताओ, इज एम आर के केस में क्या होता है? इज एम आर वाज वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब अगर आ गई है तो वो मेन वर्ब या तो आईएनजी फॉर्म में होगी या तो किस फॉर्म में होगी? थर्ड फॉर्म में होगी। जबकि डू डज डिड के बाद क्या कैसा केस होता है? ऑलवेज, हमेशा। डू डज डिड अगर कहीं पर भी दिख जाए, समझना, डू दिख जाए, डज दिख जाए, या क्या दिख जाए? आपका डिड दिख जाए, और गलती से भी अगर मेन वर्ब आ गया है, ना आया है तो कोई दिक्कत नहीं, डिड ही नहीं आया तो कोई बात नहीं। अगर गलती से भी क्या आ गया है? मेन वर्ब आ गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले क्या करेंगे? आंख बंद कर लेंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे? मेन कौन सी फॉर्म लगा देंगे? फर्स्ट फॉर्म। बस ध्यान देना है कि डू डज के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? बेस फॉर्म आता है। समझ आ गया? अगला उसके बाद देखो, उसके बाद लिखा हुआ डू डज डिड प्लस हैव। समझना, ये ऐसा क्यों होता है बताओ? समझना। अच्छा बताओ, देखो एक वर्ब होता है हैज, एक होता है हैव, और एक होता है हैड। आपको पता है हैज, हैव, हैड होता है। अब बताओ, हैज, हैव, हैड में बेस फॉर्म कौन सी होती है? कोई बताएगा? हैज, हैज, हैव और हैड में बेस फॉर्म कौन सी होती है? हैव होती। इसमें एस लगाकर हम क्या बनाते हैं? सिंगुलर। इसमें डी लगा के हम क्या बनाते हैं? पास्ट बनाते हैं। तो इसीलिए डू डज डिड के बाद कभी भी हैड नहीं आता, ना हैड आएगा, ना क्या आएगा? हैज आएगा। केवल केवल क्या आएगा? है। हमको बोलना है आई डू, हमको बोलना है मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं, तो कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट हैज मनी।
बताओ सेंटेंस हमारा सही है, आई डू नॉट हैज मनी। अच्छा मान लो यहाँ पर आई छोड़ दो, ही लिखा हुआ है, ही डज नॉट लिखा हुआ है, ही डज नॉट हैज मनी, सेंटेंस सही है? बताओ सेंटेंस सही है? सेंटेंस सही नहीं है। ही के बाद डज हैज तो लगता है, लेकिन अगर डज अगर आ गया है तो हमको पता है डू डज और डिड के बाद ना हैज आएगा ना हैड आएगा, क्या आएगा? हैव आता है। बातें क्लियर हैं? नहीं समझ में आया अभी भी जो है? फिर देखो एक बार अभी रिपीट कर रहे हैं। फिर देखो डू डज डिड के बाद हमेशा क्या आता है? मतलब हैव आता है। और हैव के बाद क्या आता है अभी बताएंगे अगले केस में। तो देखो लिखा हुआ आई डू, आई के बाद क्या लगता है? आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है। डू नॉट के बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है? हैव। अगर मान लो एग्जाम में आ जाए आई डू नॉट हैड मनी तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? हैव। सेंटेंस हमारा क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द स्टूडेंट्स डू नॉट। स्टूडेंट्स कैसा सब्जेक्ट है बताओ? प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। बताओ डू लगा हुआ है, इसका मतलब ये लगता है डू जो है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हैव। इसका मतलब सेंटेंस हमारा क्या है? सही है, क्योंकि हमको पता है डू डज डिड के बाद हैज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमको ये पता है डू डज डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। और बेस फॉर्म क्या होती है? हैव होती है। हाँ, हैव क्या होती है? बेस फॉर्म। इसमें एस लगाकर हम क्या बनाते हैं? सिंगुलर। इसमें डी लगा के क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। समझ में आ गया? जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है WORK, बताओ वर्क बेस फॉर्म होती है। इसमें एस लगा देंगे, कौन सी फॉर्म हो जाएगी? सिंगुलर वाली हो जाएगी। इसमें ED लगा देंगे तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड वाली फॉर्म हो जाएगी। वैसे हैव होती है। माई ब्रदर डज नॉट हैव अ गुड फ्रेंड, लिखा माई ब्रदर डज नॉट। माई ब्रदर कौन सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? डज लगा हुआ, सही लिखा हुआ। बताओ हैव लगा हुआ है, क्या है? सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाए? वाक्य हमारा क्या है? पूरा का पूरा सही है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन हो तो बताए वो, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो डिस्कस करें जो है। हाँ पूछिए, बताइए किसी कोई डाउट यहाँ तक? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। बताओ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं? फिर से एक बार हम लोग ऑप्शन दे, विकल्प हम लोग चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, भोजपुरी पढ़ रहे हैं, मराठी पढ़ रहे हैं। बताओ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। बताओ इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, नरेशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ रहे हैं? नाउन पढ़ रहे हैं, बोलो नाउन पढ़ रहे हैं ना? प्रोनाउन पढ़ रहे हैं? नहीं। एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं? नहीं। वर्ब पढ़ रहे हैं? हाँ वर्ब पढ़ रहे हैं। अब बताओ वर्ब में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। बताओ क्या हम मेन वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं? नहीं, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। कौन कौन सी होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल। क्या हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ रहे हैं? हम लोग मॉडल बन गए हैं? नहीं, मॉडल नहीं बने हैं। हम लोग कौन सी वर्ब पढ़ रहे हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ रहे हैं। अब बताओ प्राइमरी ऑक्सिलरी में हम लोग क्या हम लोग पहला क्या हमने पढ़ा? इज वर्ब टू बी पढ़ा। वर्ब टू में आता क्या क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर आता है। अब हमने ये पढ़ा इज, एम, आर, वाज, वर का यूज कहाँ पर करते हैं? तो हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, वाज लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं, वर लगाते हैं। आई के लिए क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं, वाज लगाते हैं। यू के लिए क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं, वर लगाते हैं। इतना नहीं पढ़ा। उसके बाद हमने ये बताया आपको जो है कि इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर मेन वर्ब अगर आ गई है तो मेन वर्ब किसी भी कंडीशन में जिद कर लेंगे, हम लोग नंगई कर लेंगे पूरी की पूरी। क्या करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। जैसे आप लोग बचपन में नंगई करते थे जो हमको चाहिए चाहिए, तो वैसे हमको क्या करना? कहीं पर अगर दिख जाएगा, कोई बोल दे, गलती से बोल दे अगर, तो हमको फौरन क्या करना? उसका विरोध करना है किसी भी कंडीशन में। जैसे आप लोग चैलेंज करते हो पड़ोसी को, किसी भी कंडीशन में ये काम अगर तुम कर दिएगा, यहाँ पर नाली अगर बना दिएगा तो बात यहीं पर बिगड़ जाएगी, मर्डर हो जाएगा, नाली नहीं बनने देंगे यहाँ पर जो है। तो वैसे ही आपको क्या करना है कि ई देखना है इज, एम, आर, वाज, वर के बाद किसी भी कंडीशन में सब आ जाए, दुनिया आ जाए, लेकिन कौन नहीं आएगा? बताओ कौन नहीं आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आएगी। कहते हैं कि वो नहीं आना चाहिए। दुनिया कोई भी अगर वो यहाँ पर कदम रखा, अगर पैर काट डालेंगे जो है, इसका मतलब कौन नहीं आना चाहिए? मेन वर्ब नहीं। अगर मतलब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म नहीं? फर्स्ट फॉर्म। अगर मेन वर्ब अगर आ गई है, मान लो जो है, मतलब अगर आपको दुश्मन गलती से अगर आ गया है तो क्या करोगे आप? उसका पैर कैसा रहेगा? कटा रहेगा। पर कटे का मतलब क्या हो जाएगा? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? लूला बन जाएगा। ये क्या बन गया? आप जो है लंगड़ा बन गया, पैर आपने काट दिया। मतलब कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? थर्ड फॉर्म आएगी। या सेकंड केस क्या हो जाए? अगर मेन वर्ब अगर आई हुई है तो ये तो उसमें क्या आ जाएगा? प्लस ING आ जाएगी। मतलब वो इसके बाद क्या आ जाएगी? ING आ जाएगी। ये तो क्या आ जाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बात समझ में आ गई?
और तीसरा केस क्या होता है, इसके बाद नाउन आ सकता है या क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। जब इज एम आर वाज वर्ब के बाद नाउन आ जाए या क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो अब ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करता, फिर किसका काम करता है, लिंकिंग वर्ब का काम करता है। बातें क्लियर होगी। सेकंड हमने आपको बताया डू डज डिड के बारे में। पहला बात दिमाग में ये नोट करना है कि डू डज डिड के बाद किसी भी कंडीशन में वो नहीं आनी चाहिए। कौन, बताओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस वाली फॉर्म नहीं आनी चाहिए। कौन आ सकता है, बेस फॉर्म। मतलब डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। बस यही आपके एग्जाम का काम का है, बाकी और कोई काम पर आपको पता डू का यूज कहाँ पे करते हैं, डज का यूज कहाँ पे करते हैं। बताओ डू का यूज कहाँ पे करते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम किसका यूज करते हैं, डू का। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो किसका यूज करते हैं, डज का। बताओ डू डज का यूज किस टेंस में करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। सेंटेंस कौन सा होता है, नेगेटिव होगा या तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव होता है। डिड का यूज कहाँ पे करते हैं, किस टेंस में, पास्ट में। किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं, सभी के साथ करते हैं। बात सबको समझ में आ गई, यहां तक कोई कंफ्यूजन, रिवाइज कर लो 1 मिनट पहले, फिर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। वर्ब टू हैव, क्या स्टार्ट करना है हम लोग को, वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव का मतलब क्या होता है, ऐसी वर्ब जिसका संबंध किससे होता है, हैव से, या जो किससे बनती हैं, हैव से बनती हैं। समझना, यहाँ पर एक होती है हैव, एक होती है हैज, और एक क्या होती है बताइए, एक होती है हैव, एक हैज, और एक क्या होती है, हैड। समझना, यहाँ पर हैज, हैव, हैड। इसमें भी देखो, जैसे बताओ डू डज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखो यहाँ पर हैज हैव के केस में क्या आता है, अगर आपके सेंटेंस में हैज आ जाए या क्या आ जाए, हैव आ जाए, या क्या आ जाए, हैड आ जाए, उसके बाद अगर मेन वर्ब आ गई है, कौन सी वर्ब आ गई है, अगर मेन वर्ब अगर आ जाए, तो वो मेन वर्ब किसी भी कंडीशन में ना आईएनजी होगी ना बेस फॉर्म होगी, वो हमेशा क्या होगी, इसी को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। किस फॉर्म में होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जबकि डू डज डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। समझना, कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। इज एम आर के बाद कई फॉर्म आती है, आईएनजी भी आती है, थर्ड फॉर्म भी आती है। लेकिन आपके सेंटेंस में अगर हैज आ जाए, हैव आ जाए, और क्या आ जाए, हैड आ जाए। फिर इसको रिपीट कर रहे हैं, अगर सेंटेंस में क्या आ जाए, हैज आ जाए, या क्या आ जाए, हैव आ जाए, या क्या आ जाए, हैड आ जाए, और इसके बाद अगर नाउन नहीं आया हुआ है, क्या आ गई है, अगर मेन वर्ब आ गई है, तो वो मेन वर्ब ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या होता है बताओ, सदैव। सदैव का मतलब क्या होता है, हमेशा। समझ आ गया। इसका मतलब इसके बाद जो वे मेन वर्ब आएगी वो हमेशा किस फॉर्म में होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। यहां तक कोई कंफ्यूजन, फिर से रिपीट करते हैं एक बार। देखो नोट में भी लिखा हुआ है, हैज, हैव, हैड के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। अब बताओ एग्जांपल देते हैं यहाँ पर। बताओ गो, गोज, वेंट, गॉन। इसमें बताओ थर्ड फॉर्म कौन सी है, गॉन। समझना, तो इसका मतलब, अच्छा बताओ एक वर्ड लिखा हुआ है अब्यूज। बताओ अब्यूज की थर्ड फॉर्म कौन सी है, अब्यूज। मतलब अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड होती है। तो हमेशा इज एम आर इज हमेशा हैज, हैव, हैड के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। दिमाग में आपको फिर से नोट करना है, दिमाग में क्या नोट करना है, डू डज डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। हैज, हैव, हैड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। अगर वर्ब आई हुई है, अगर मान लो कभी कभी क्या होता है इसके बाद वर्ब नहीं है, जिस तरीके से कभी कभी इज, एम आर, वाज वर्ब के बाद वर्ब नहीं आती, क्या आ जाता है, नाउन। उसी तरीके से कभी कभी हैज, कॉमा, हैव, कॉमा, हैड के बाद वर्ब नहीं आती, क्या आ जाता है, नाउन। अब क्या बताओ, नाउन किस फॉर्म में आएगी, बताओ। अगर नाउन आएगा, नाउन किस फॉर्म में होगा, नाउन को थोड़ी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है। नाउन में अगर मान लो लिखा हुआ है राम, लिखा हुआ है राम, तो क्या पास में राम थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कार, CAR, तो यहाँ पर कार्ड थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसका नाउन में ईडी हम नहीं लगाते। अच्छा लिखा हुआ है आई हैव अ कार, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक कार। हैव के बाद क्या मेन वर्ब आई है, नहीं आई हुई है।
तो जब भी मेन वर्ब के बाद है, मेन वर्ब के सॉरी जब भी हैज हैव हैड के बाद मेन वर्ब आती है तो वो किस में होनी चाहिए, वो हमेशा थर्ड फॉर्म। बस इतना नोट करना है आपको। अब यहाँ पर देखते हैं कि बताओ हैज का, हैव का, हैड का यूज करते कहाँ पर है। तो जितने भी सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, सिंगुलर का मतलब क्या होता है बताओ, पता है आपको सिंगुलर का मतलब, कल बताया था हमने। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल, मतलब जितने भी लोग सिंगल होंगे, जितने भी लोग कैसे होंगे, सिंगल होंगे, उनके बाद हम क्या लगाएंगे, हैज। और जिनका अपना अपना साथी होगा वो क्या लगाएगा फिर, नहीं समझ आया, फिर देख लो एक बार। जो पर्सन सिंगुलर होगा, सिंगल होगा, वो क्या यूज करेगा, हैज। इसका मतलब क्या, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर प्रोनाउन होगा, वर्ब क्या लगाएंगे, हैज हैव, इसमें क्या हैज हैव में क्या लगाएंगे, हैज। और किस टेंस में लगाएंगे, टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट वाले में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में लगाएंगे। समझ में आ गया। दूसरा मान लो, अगर मान लो जो है आप किसी के साथ में हो, मतलब जब एक लोग नहीं एक से ज्यादा हैं, और एक से ज्यादा को हम क्या बोलते, देखो इनको कितनी मजा आ रही है आफ्ताब को जो है, अगर सब्जेक्ट एक से ज्यादा रहेगा तो वो क्या बोला जाता है, प्लूरल बोला जाता है। और जब भी सब्जेक्ट प्लूरल बन जाएगा तो हम बताओ हैज हैव में हम क्या लगाते हैं, क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। फिर रिपीट करते हैं, देखो हमको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। सिंगुलर का मतलब क्या मान लेना, आपको जो है अपने बारे में सोच लेना है, समझना। सिंगुलर नाम आए तो किसके बारे में सोचना है, अपने गिरबान में झांकना है। तो जहां पर भी एक की बात आएगी वो क्या कहलाता है, सिंगुलर। जहां पर आपकी मैरी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, या एक दो लोग, एक से ज्यादा जब लोग हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, प्लूरल। जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या लगा देंगे, हैव। समझ में आ गया। किस टेंस में, दोनों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तीसरा कंडीशन क्या बनती है, ऑल सब्जेक्ट्स। हैड के यूज कहां पर करते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके लिए हम क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। उसके बाद एक कंडीशन क्या बनती है, यू और आई, जबकि हमने बताया था आई कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ लगना क्या चाहिए था, हैज। लेकिन यहाँ पर हैज नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, एम लगा, सॉरी क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। बताओ इज एम आर में आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। वाज वर में क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। हैज हैव में क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। उसी तरीके से यू के साथ भी क्या लगाते हैं, यू के साथ भी क्या लगाते हैं, हाँ बताइए, यूज के साथ भी क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। आपको क्वेश्चन लिया जाएगा, कुछ हाथ उठा दीजिएगा। तो यू के साथ भी क्या लगाते हैं, हम हैव लगाते हैं। बातें यहाँ तक क्लियर हैं। फिर रिपीट करके आगे बढ़ते हैं। हैज हैव हैड, दिमाग की बुद्धि बंद करो अपनी। ये सोच लो कि हैज हैव हैड के बाद सिर्फ एक ही मेन वर्ब लगाई जाती है, वो किस में होनी चाहिए, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा हुआ है शी हैज कंप्लीटेड हर टास्क। यहाँ पर क्या आया हुआ है, हैज। हमको पता है शी के बाद हैज हैव हैड में क्या, हैज हैव में क्या आता है, हैज आता है। समझना, क्या आता है, हैज आता है। क्यों आया यहाँ पर हैज, क्योंकि ये कैसी हैं, अलोन है। अलोन का मतलब क्या है, अकेली है। एक की बात करें, अगर दे हो जाता है यहाँ पर तो ये क्या लग जाता है, वहां पर हैज नहीं, क्या हो जाता है, हो जाता। जबकि देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या लगाया गया है। अब हमको चेक ये करना है क्या हैज है, यहाँ तक मुद्दा मेन नहीं है। मुद्दा ये है कि हैज है के बाद एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वर्ब कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म भी आई हुई है, थर्ड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। इसका मतलब ये वाक्य आगे बढ़ते लिखो, दे हैव। अब बताओ दे कैसा वर्ब है, दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, मतलब कैसा प्लूरल सब्जेक्ट है। और हमको पता है प्लूरल सब्जेक्ट के बाद, हमको पता है प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव। और हैव के बाद ये कौन सी फॉर्म आई हुई है, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब सेकंड एग्जांपल समझ में आ गया। अगले हम क्वेश्चन पे लिखा, अनुज हैज लॉस्ट हिज बाइक। अब बताओ अनुज किसके बारे में बात कर रहा है, अनुज कैसा पर्सन है, कैसा व्यक्ति है, सिंगल आदमी है, सिंगल लड़का है। तो हम इसका मतलब ये लड़का कैसा है, सिंगुलर है, सिंगल की बात कर रहा है। मतलब सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं हम, है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। अब देखना है हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो हमको पता है एक फॉर्म होती है लॉस, दूसरी फॉर्म होती है लॉस्ट, और तीसरी फॉर्म भी क्या होती है, लॉस्ट। यहाँ पर कौन सी फॉर्म आई हुई है, थर्ड फॉर्म आई हुई है। द टीचर हैव टेकन सम गुड स्टेप्स। अब यहाँ पर देखना टीचर कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल। क्या है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक की बात कर रहा है।
अब बताओ यहाँ पर हैव आया हुआ है, क्या बताओ हैव सही है? नहीं सही। क्यों नहीं सही है? बिकॉज वी नो वेरी वेल आफ्टर सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज, आफ्टर सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज हैव, नॉट हैव। हैव इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्लूरल सब्जेक्ट। इसका मतलब जो हैव का हम यूज करते हैं वो सिंगुलर के लिए हम नहीं करते, हम हैव के लिए, हम सिंगुलर के लिए हम किसका यूज करते हैं? हैज का यूज। अब अगला हमको चेक करना है, हैज भी आ गया, अब अगली हमारी शर्त बढ़ गई। अब क्या बढ़ गया? हैज आ गया है, तो अब ये भी तो देखना है, क्या देखना है? वर्ब कौन सी फॉर्म में आ रही है, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म ये है? ये थर्ड फॉर्म। कौन थर्ड फॉर्म क्या होता है? एक इसकी मेन फॉर्म होता है टेक, दूसरा क्या, वेरी गुड, क्या होता है? टुक, और तीसरा क्या होता है? टेकन। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म आई हुई है? थर्ड फॉर्म आई हुई है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया। अगला है आई हैव। हमको पता है आई के बाद सब्जेक्ट कौन सा आता है? हैज। हैव में क्या आता है? हैव आता है। अब बताओ हैव के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब आई के बाद हैव आता है, बात यहाँ तक सही है। और हैव के बाद आना क्या चाहिए? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर आई हुई है। अगले क्वेश्चन पे लिखा हो यू हैव। अब बताओ यू के बाद क्या आता है? हैज। हैव में क्या आता है? हैव। सेंटेंस यहाँ तक क्या है? सही है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये भी वाक्य हमारा क्या है? सही है। मतलब यू के बाद क्या आया? हैव। हैव के बाद क्या आना चाहिए था? सब कुछ आया हुआ है यहाँ पर जो है। जैसे आई के बाद क्या आता है? हैव। हैव के बाद क्या आना चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो आया हुआ है सब कुछ जो है। हम अगला क्वेश्चन लिखा हुआ ही हैड ओपनड द गेट। अब बताइए सेंटेंस हमारा सही है? ही हैड ओपनड द गेट, सेंटेंस हमारा क्या है? सही है। बिकॉज, बिकॉज क्यों सही है? बिकॉज आफ्टर ऑल सब्जेक्ट वी कैन यूज हैड। आफ्टर ऑल सब्जेक्ट, इट मे बी सिंगुलर और इट मे बी प्लूरल, एनी सब्जेक्ट वी कैन यूज हैड। इसका मतलब वी, ही अगर आएगा तो ही के बाद हम हैड यूज कर सकते हैं। ही रहे, दे रहे, शी रहे, सबके बाद हम हैड। और हैड अगर आ गया, we know that very well, what after has, have, had, past participle is used, मतलब मेन वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आती है? मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल, मतलब कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर क्या आया हुआ है? ओपनड आया हुआ है। इसका मतलब सेंटेंस क्या है? ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ऐसे पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। अगला है वी हैड फुलफिल्ड। वी कौन सा सब्जेक्ट है? चाहे सिंगुलर। अब हैड आया हुआ है, हैड हमको पता है, हैड सभी के लिए आ सकता है, सही है। इसका मतलब फुलफिल्ड आपके थर्ड फॉर्म पे आई हुई है। इसका मतलब ये सेंटेंस भी क्या है? सही है। लिखा हुआ रचना एंड हिमांशु हैड क्वेरल्ड मच। एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, दो लोग हो गए, प्लूरल बन गए। बताओ हैड आया हुआ, हैड सही है? सही है, क्योंकि हमको पता है हैड की यूज किसके साथ करते हैं? सबके साथ करते हैं। यहाँ पे हैड। अब हैड के बाद भी चेक करना है क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई आप लोग को जो है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम लोग का जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। अब हम लोग को कैसे काम करना है? मॉडल बन के काम करना है। कैसे बन के? मॉडल। अभी तक क्या कर रहे थे? प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब ये कौन सी ऑक्सिलरी हम पढ़ने जा रहे हैं? मॉडल ऑक्सिलरी। इसका एक और नाम होता है, इसे हम बोलते हैं मोडाल्स बोलते हैं। इसी का एक नाम क्या होता है? इसे हम क्या बोलते हैं? मोडाल्स बोलते हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी। अब बताओ मॉडल ऑक्सिलरी कितनी होती हैं? जब काउंट करोगे तो कितनी आ जाएंगी? ये 13। तो मॉडल ऑक्सिलरी कितनी होती हैं? 13 होती हैं, 13 होती हैं। अब देखना ये है, समझना कौन कौन सी होती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। अब देखो क्या आता है इसमें? विल आ जाएगा, विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड। कैन आ जाए, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। मे आ जाएगा, मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट। शैल, शैल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? शुड। अब उसके बाद क्या हमारा वर्ड है? मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। समझना, ये सब हमारे क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। इनके अलग अलग से भी क्वेश्चन अभी बताएंगे आपको, जो इसमें दूसरे देखो यहाँ पे लिखा मॉडल ऑक्सिलरी। आपको एक बात ये नोट करना है, अगर इनमें से, मतलब अगर मॉडल में से कोई भी अगर आ गई है, मॉडल ऑक्सिलरी आ गई है, और इसके बाद अगर मेन वर्ब आई हुई है, कौन सी वर्ब आई हुई है? मेन वर्ब आई हुई है, तो वो मेन वर्ब ऑलवेज किस में आती है? बेस फॉर्म में आती है। और बेस फॉर्म का मतलब क्या मान लेंगे हमें? कौन फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। समझना, जिस तरीके से डू, डज, डिड के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है।
उसी तरीके से मॉडल ऑक्सिलरी के बाद ना सेकंड फॉर्म आएगी, ना थर्ड फॉर्म आएगी, ना कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म। देखो आपको ज्यादा इसमें जितना लोग अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें ज्यादा याद नहीं करना, बस याद ये करना डू डज डिड के बाद क्या आता है, बेस फॉर्म। हैज हैव हैड के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या आता है, बेस। यही आपके एग्जाम का, ये बाकी कोई एग्जाम में काम का नहीं है आपका। अब देखो हमने बोला कि मॉडल ऑक्सिलरी अगर आया हुआ है तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। अब इनमें से देखते हैं हम लोग। अब ये को यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद मेन बेस फॉर्म आती है, लिखा हुआ आई कैन। अब बताओ कैन कौन सी वर्ब है, कौन सी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी। अब बताओ, अब देखना ये है कैन के बाद जो मेन वर्ब आ रही है, एग्जाम में चेक करना है वो मेन वर्ब जो आ रही है वो बेस फॉर्म में है कि कहीं पर एस तो नहीं लगा हुआ है, कहीं पर ईडी तो नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या बताओ, इस वर्ब में कहीं पर ईडी लगा हुआ है, नहीं। इसका मतलब ये वाक्य हमारा क्या है, सही है। अगर ये लिखा होता आई कैन लिफ्टेड दिस बॉक्स, तो क्या बताओ ये सही होता, आई कैन क्या हो जाएगा, लिफ्टेड नहीं, क्या हो जाएगा, लिफ्ट। क्योंकि हमको पता है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। अगला उसके बाद क्या, द पीएम विल लॉन्च अ स्कीम। विल आया हुआ है, विल कौन सी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी। अब बताओ यहाँ पर क्या आया हुआ है, लॉन्च, और लॉन्च क्या है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस फॉर्म है। अगला हमारा है वी शैल सपोर्ट यू। शैल कौन सी ऑक्सिलरी है, बताओ। देखो प्राइमरी में क्या आती है, इज एम आर वाज वर, हैज हैव हैड डू डज डिड आती है, लेकिन मॉडल में क्या आती है, शैल आती है। इसका मतलब शैल के बाद क्या आया हुआ है, सपोर्ट। सपोर्ट कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म आती है। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, माई विलेजर्स, मेरे गांव वाले, यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। समझना, ये भी यूज्ड टू अभी हमने देखा है, आप दिखा दें फिर से एक बार बैक करके। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ought to के पहले क्या लिखा, यूज्ड टू। तो यूज्ड टू हो जाए, ought to हो जाए, नीड नॉट, ये सभी क्या कहलाती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी में आती हैं। और हमको पता है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर अच्छा मान लो क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया जाए, क्वेश्चन लिख दीजिए, लिखा हुआ शी विल गोज टू स्कूल। क्या बताओ किसी को ये बोलते हुए सुना है आपने, शी विल गोज टू स्कूल। शी गोज टू स्कूल तो बोल देगा वो जो है, लेकिन शी विल गोज टू स्कूल नहीं बोले। क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि हमको पता है विल के बाद, और ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ये है, लेकिन ये बेस फॉर्म नहीं है। बेस फॉर्म क्या होती है, गो होती है। तो यहाँ पर गोज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गो। अब यहाँ पर आते लिखा यूज टू, अब यूज टू के बाद कौन सा फॉर्म चाहिए, बेस फॉर्म। तो ये बेस फॉर्म यहाँ पर आई हुई है, ये बेस फॉर्म है। सेंटेंस हमारा क्या है यहाँ पर, सही है। अगला, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब बताओ मे का मतलब, मे को हिंदी में बोलते हैं सकना। मे का हिंदी मीनिंग क्या होती है, सकना। इट मे रेन टुडे मतलब आज। अब बताओ मे के बाद क्या रेन्स आया हुआ है, नहीं। क्या रेन्ड आया हुआ है, नहीं। इसका मतलब कौन सी फॉर्म आई हुई है, कौन सी, बेस फॉर्म आई हुई है। कौन सी फॉर्म आई, बेस फॉर्म आई हुई है। इसका मतलब सेंटेंस हमारा ये भी क्या है, सही है। अगला है, बोलते हो आप लोग जो मे आई कम इन सर, यहाँ तो नहीं बोलते, यहाँ पर चुपचाप घुस जाते हो अंदर क्लास में, यहाँ पर नहीं बोलते, एक आधे लोग बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, क्लास में आओगे जो है, आके लेट जाओगे, बैठ जाओगे जो है, लेकिन अगर अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर खड़े में क्या पूछते हैं, मे आई कम इन सर। इसका मतलब क्या हो गया, मे आई, मे वर्ड यहाँ पर क्या, मे का मतलब क्या होता है, सकना। हमने बोला मे आई कम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर। इसका मतलब क्या हो गया, मे के बाद अब हमको चेक ये करना है, मे के बाद जो वर्ब आ रही है वो किस में होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, इसी वजह से। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, कम। हमको पता है कम केम कम, क्या है, कम केम कम। इसका मतलब कम भी क्या हो, कौन सी फॉर्म होती है, बेस फॉर्म। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या है, यहाँ पर सही है। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक किसी कोई डाउट किसी चीज को लेके, इसका मतलब दिमाग में आपको ये नोट करना है कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, बेस फॉर्म आनी चाहिए। बस ये आपको दिमाग में नोट करना है। हैज हैव हैड के बाद कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। डू डज डिड के बाद क्या आना चाहिए, बेस फॉर्म। अगला उसके बाद देखो, अगला हमारा ये है
लिखा हो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस, समझिएगा यहाँ पर बहुत सिंपल ये है। देखो अगर हमने अभी पढ़ा कि जब भी मॉडल ऑक्सिलरी आ जाए, जब भी क्या आ जाए मॉडल ऑक्सिलरी आ जाए, और मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या आता है, बेस फॉर्म आती है। क्या आती है, बेस फॉर्म आती है। लेकिन अगर मॉडल ऑक्सिलरी अगर आया हुआ है, अच्छा आप ये बताओ, पहले आप ये इंसाफ से बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्या बताओ बेस फॉर्म हैज में, हैड में और हैव में बेस फॉर्म कौन सी है? पूरी ईमानदारी से बताना है, कोई बीमारी नहीं करना है, साफ साफ बताना है। बताओ हैज, हैव, हैड में बेस फॉर्म कौन सी है? कौन सी है? हैज। इसमें हम एस लगा के क्या बनाते हैं, इसे हम हैज बनाते हैं। इसमें डी लगा के हम क्या बनाते हैं, पास्ट बनाते हैं। इसका मतलब अब ये बताओ क्या आपका दिल ये गवारा करेगा, समझना, क्या आपका दिल ये गवारा करेगा कि विल आ जाए या शैल आ जाए या कैन आ जाए या मे आ जाए? क्या उसके बाद आप हैज लगाओगे? क्या उसके बाद आप हैव लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि आपका दिल गवारा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको ये पता हो चुका है कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म हैज, हैव, हैड में कौन सी होती है, हैव होती है। कौन सी होती है, हैव। इसका मतलब यहाँ पर हमारा दिल ये गवारा बिल्कुल नहीं करेगा। हमारा दिल क्या नहीं गवारा करेगा कि इसकी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या लगाएं हम, हैज, हैव, हैज और हैड, मतलब क्या लगाएं, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद नाम हैज लगाएंगे, नाम क्या लगाएं, हैड लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे फिर, बेस फॉर्म। अब बताओ बेस फॉर्म क्या होती है, इसका मतलब मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हैव आ सकता है, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हैव आ सकता है। अब बताओ हैव जब आ जाएगा, बताओ हैव जब आ जाएगा और हैव के बाद अगर मेन वर्ब अगर आई हुई है तो बताओ मेन किस फॉर्म में होनी चाहिए? इसका मतलब अगर हैव के बाद मेन वर्ब आ जाएगी तो वो मेन वर्ब किस फॉर्म में होगी? हमेशा थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, फिर रिपीट करने के बाद देखो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कभी भी हैज, हैड हम नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि हमारा दिल ये गवारा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम अभी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हम है कौन सी फॉर्म लगाते हैं, बेस फॉर्म। और हमको पता है बेस फॉर्म हैज, हैव, हैड में कौन सी होती है, हैव होती। इसीलिए अगर एग्जाम में आ जाएगा, लिख के आ जाएगा शी विल, समझना, शी विल हैज रीच्ड मुंबई, शी विल हैज रीच्ड मुंबई, वह मुंबई पहुंच चुकी होगी। अब बताओ यहां पर जबकि अगर विल नहीं आता, अगर समझना, जब अगर विल नहीं आता तो क्या बताओ हैज लगता कि नहीं लगता? फिर लगता है यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी आ गया है। और हमको पता है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। जबकि हैज बेस फॉर्म नहीं है, बेस फॉर्म क्या होती है, हैव होती है। इसका मतलब यहाँ पर हैज नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे फिर, हैव लगाएंगे। अब आप ये जिद करो कि नहीं शी आया हुआ है, हैज लगाइए, हैज लगाइए, हैज लगाइए, तो किसी भी चाहे आप रो चाहे कुछ भी कम हैज नहीं लगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोग समझदार हो चुके हैं। हम लोग क्या हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या लगाते हैं, बेस फॉर्म। क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ आई शैल हैव रीच्ड मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई पहुंच चुका हूंगा। आई के बाद शैल आया हुआ, शैल के बाद क्या आया है, हैव। यहां तक बात सही, यहां पे भी सही है। शैल के बाद मतलब वह कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म। अब बेस फॉर्म के बाद हैव आ गया है, हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब सेंटेंस हमारा ये क्या है, सही है। क्यों सही है, सब कुछ रूल फॉलो कर रहा है। शैल के बाद क्या आया, हैव आया। शैल मतलब शैल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या आता है, हैव आता है, हैव आया। और हैव के बाद क्या आता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या सब रूल फॉलो कर रहा है। अगला है दे विल हैव स्टार्टेड टीचिंग बाय नाउ, वे लोग अब तक पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे, पढ़ाना स्टार्ट कर चुके होंगे। अब बताओ दे के बाद क्या आया, विल आया। हमको पता है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या आता है, फिर हैव आता है, हैज नहीं आता, ना हैड आता है। और हैज के बाद, हैव के बाद क्या आता है, सेंटेंस का मतलब सेकंड भी हमारा क्या है, सही है। अगला है, अब देखो अगला, मॉडल्स प्लस हैज या हैव कभी भी पॉसिबल नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद ना हैज लगाएंगे ना हैव लगाते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई कि यहां तो कोई दिक्कत आपको समझने में। वो है पहला यूज ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स का यूज कहां पर करते हैं, मॉडल्स का मतलब क्या हो जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी की बात कर रहे हैं हम लोग जो है।
अब देखो पहला हमने जो वर्ड यहाँ पे चुना वो लिखा यू, मतलब वुड और यूज टू। सब एक एक बारे में पढ़ते हैं। वुड का यूज कहाँ पर करते हैं, यूज टू का यूज कहाँ पे करते हैं, शुड का यूज कहाँ पे करते हैं, कुड का यूज कहाँ पे करते हैं, कैन का यूज कहाँ पे करते हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो एक दो शब्द होता है वुड और यूज टू, ये दोनों शब्द जो है पास्ट की हैबिट को दिखाता है। अब एग्जांपल में समझ जाओगे। टू एक्सप्रेस हैबिट्स ऑफ द पास्ट, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, हैबिट्स का मतलब क्या होता है आदत। पास्ट में जो जो आप काम कर चुके हो, जो जो कांड आप कर चुके हो, उसके लिए कौन सा वर्ब यूज करोगे आप, वुड या यूज टू। अगर आपको बोलना है कि मैं क्लास छोड़ा करता था, तो कैसे बोलोगे आप, आपकी आदत बन गई थी, तो कैसे बोलोगे आप, आई वुड लीव द क्लास। आपको बोलना है वह क्लास में सोया करती थी, बताओ कैसे बोलेंगे हम, बताओ, आई बोलेंगे, शी वुड, क्या बोलेंगे, शी वुड स्लीप इन द क्लास। अब क्यों बोलेंगे बताओ, क्यों बोले, क्योंकि क्लास में सोना क्या थी, इनकी आदत थी। नहीं समझ आया? इसका मतलब शी वुड यूज्ड या शी वुड, दोनों में इसको एक लगाएंगे, ये तो ये लगाएं, ये तो ये लगाएं। हमने बोला शी वुड स्लीप इन द क्लास, इसका मतलब एक दिन का काम उनका नहीं था, उनकी क्या बन गई थी, ये हैबिट हो गई थी। तो जब भी ये तो आप इसको लगाओ, ये तो आप इसको लगाओ, ये तो आप इनमें से ये तो ये लगा सकते हो, या तो ये लगा, दोनों का मतलब सेम ही निकलेगा। हमने बोला आई यूज्ड टू प्ले हॉकी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं हॉकी खेला करता था। हमने बोला कि दे यूज्ड टू टॉर्चर मी, दे यूज्ड टू टॉर्चर मी, वे लोग मुझे क्या करते थे, यातनाएं देते थे, प्रताड़ित किया करते थे। इसका मतलब यूज्ड टू आ जाए या क्या आ जाए, वुड आ जाए, दोनों का प्रयोग हम कब करते हैं, पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए। लिखा हुआ है, हाँ क्या हुआ, लिखा हुआ है दे वुड प्ले क्रिकेट, दे वुड प्ले की मीनिंग क्या निकलेगी, वे लोग क्रिकेट खेला करते थे। अगला हमारा है शी यूज्ड टू टॉर्चर मी, नदीम की बात, इनकी बात आ गई, दानिश की बात आ गई, शी यूज्ड टू टॉर्चर मी। कैसे बोलोगे आप, जो है शादी जब हो जाए उसे कैसे बोलोगे आप, सबसे जो है शी यू, वो मुझे क्या करती थी, टॉर्चर किया करती थी, कौन, सामने वाली। इसका मतलब क्या हो जाएगा, शी यूज्ड टू, इसका मतलब यूज्ड टू का प्रयोग हम क्यों करते हैं, टू एक्सप्रेस द हैबिट ऑफ पास्ट। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है। अगला है द स्टूडेंट्स वुड लाफ एट मी, ये लोग जो बैठे हुए हैं मुंह गिरा के, यही लोग क्या करते थे, बताओ, यही लोग क्या करते थे, मेरे ऊपर हंसा करते थे, समझना। लिखा हुआ द स्टूडेंट्स वुड, वुड भी यूज इसलिए करते हैं टू एक्सप्रेस द हैबिट ऑफ पास्ट। अभी की बात नहीं, पास्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, द, ये कब बोलोगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब बाद में ये भी कह सकते हैं यही विद्यार्थी थे, जो टहल रहा है, लड़का जो सेलेक्ट होकर टहल रहा है, यही हंसा करता था हमारे ऊपर जो है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द स्टूडेंट्स वुड लाफ एट मी, विद्यार्थी क्या करते थे, मुझ पे हंसते थे। इसका मतलब इसका यूज किस लिए करते हैं हम, यूज टू का किस लिए करते हैं, पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए। अगला है मे, समझना, मे का मतलब हिंदी में क्या होता है, सकना। मे देखो जिस तरीके से वुड की यूज किस लिए करते हैं, यूज टू के लिए करते हैं, पास्ट की हैबिट के लिए करते हैं। अब मे का भी अपना यूज है, मे का हिंदी में मतलब होता है सकना। देखो मे का जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी की हिंदी में क्या बोलते हैं, संभावना। संभावना किसी चीज की अगर होती है तो हम कौन सा वर्ड लगा सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं। जैसे इसके बाद अगला वर्ड हमारा है परमिशन। परमिशन का मतलब क्या होता है, अनुमति। इसका मतलब हम अनुमति के लिए तीसरा वर्ड कौन सा हमारा है, विश। विश का मतलब क्या होता है, इच्छा। इच्छा के लिए हम जो है, इच्छा किसी का नाम तो नहीं है, इच्छा के लिए हम क्या लगा सकते हैं, मे लगा सकते हैं। फिर देख लो एक बार, मे का यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला संभावना, जैसे हम बोलते हैं इट मे रेन टुडे, अभी एग्जांपल आया हुआ था, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, मतलब बारिश होने की क्या है, संभावना है, समझना। इट मे रेन, यू मे क्वालिफाई द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू मे क्वालिफाई, मे का मतलब क्या होता है, यहाँ हिंदी देखना, सकना, तुम एग्जाम पास कर सकते हो, मतलब पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी के लिए हम कौन सा वर्ड लगाते हैं, मे का यूज करते हैं। एक बात समझ में आ गई। अब एग्जांपल बताएंगे,
दूसरा परमिशन, परमिशन आपको पता होगा, आप लोग को नहीं पता होगा, आप लोग भूल गए हो, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, मे आई कम इन सर, क्या कहते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो वो क्या लेते हैं, परमिशन लेते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग हैं जो कैसे करते हैं, बताओ कुछ लोग कैसे करते हैं, बिना जो है आंख बंद करके घुसे चले आ रहे हैं, क्लास चल रही है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। इसका मतलब जो परमिशन लेता है वो कौन सा वर्ड यूज करता है, मे का यूज करता है, मे आई कम इन सर। अब कोई आपसे बोला मे आई कम इन सर, इसका मतलब वो क्या ले रहा है आपसे, परमिशन। परमिशन का मतलब क्या होता है, अनुमति। तीसरा वर्ड हमारे विश के लिए कैसे यूज किया जाता है, लिखा मे गॉड ब्लेस यू, मतलब क्या हो जाएगा, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस, भगवान आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करे। अब बताओ इसका मतलब क्या हो जाएगा, मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस। अब बताओ मे का यूज यहां पर किसके लिए किया गया, विश के लिए किया गया। इसका मतलब यहां पर ये प्रूव हो गया कि पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए और विश के लिए हम मे का यूज करते हैं, जबकि मे का भी यूज होता है सकना, और कैन का भी यूज क्या होता, कैन का मतलब क्या होता है, सकना, लेकिन इसमें और इसमें क्या होता है, अंतर। इसका यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए नहीं करते। एग्जांपल देखो, इट मे रेन, हिंदी में क्या निकलेगी, बारिश होने की संभावना है, मतलब बारिश हो सकती है। अगला वन, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, किसी बात का चल रही है, परमिशन। अगला है मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या कह रहे हैं, विश कर रहे हैं। अगला, द सीएम मे कम टुडे, बताओ ये क्या है, द सीएम मे कम टुडे, सीएम आज आ सकते हैं। बताओ यहां पर किसकी बात चल रही है, शाबाश, किसकी बात चल रही है, पॉसिबिलिटी। और इनमें सबसे अच्छी बात है इन सब के बाद जो मेन वर्ब आएगी, जो इन सब के बाद मेन वर्ब आएगी हमेशा किस फॉर्म में होनी चाहिए, बेस फॉर्म में। अगला उसके बाद है माइट, मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है। अब सिंपल वही है, जो मे का यूज किस लिए करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं। अगर लिखा हुआ है इट माई रेन टुनाइट, जो मे का यूज कर, माइट का जो यूज करते हैं जब कम संभावना होती है किसी चीज की, जब कम संभावना होती है तो हम इसके लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं, सिंपल माइट का। अगर कोई ये बोल रहा है इट मे रेन टुडे, समझना दोनों क्वेश्चन में, अगर कोई क्या बोल रहा है इट मे रेन टुडे, इसका मतलब समझ जाओ कि बादल हो सकता है आ रहा है, मतलब बादल आ रहा है, मतलब मौसम दिख रहा है कि बारिश होने वाले, तो ये वो कौन सा सेंटेंस बोलेगा, इट में। अगर कोई ये बोल रहा है इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब बादल बादल नहीं हो सकता बारिश, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, कम है। बस इतना ही फर्क होता है, बाकी इसके यूज किसके लिए करते हैं, प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं, सिंपल ये वर्ड है। अगला कैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्ड है कैन। कैन का हिंदी मतलब क्या होता है, जो मे का मतलब होता है वही कैन का मतलब होता है, बस अंतर ये होता है इसका फंक्शन अलग होता है, इसका कैन का काम अलग होता है, मे का काम अलग होता है। मे जो होता है पॉसिबिलिटी दिखाता है, कैन जो होता है वो कैपेबिलिटी दिखाता है। बताओ मेन आदमी कौन कहलाएगा, बड़ा आदमी कौन कहलाएगा, समझना। मे क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है, परमिशन दिखाता है, क्या हम अंदर आ सकते हैं, क्या हम ये काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब मे जो दिखाएगा वो परमिशन दिखाता है, पॉसिबिलिटी। जबकि कैन क्या दिखाता है, अपनी क्या दिखाता है, पावर दिखाता है, अपनी क्या दिखाता है, क्षमता दिखाता है। कौन दिखाता है, कैन दिखाता है। नहीं समझाया, हमने बोला मे आई कम इन, तो ये क्या करें, पूछ रहे हैं। हमने बोला इट मे रेन, हो सकती है, लेकिन कैन का काम करता है, ये अपनी शक्ति को दिखाता है। हमने बोला आई कैन क्वालिफाई द एग्जाम, हमने क्या बोला, सफीर ने क्या बोला, आई कैन क्वालिफाई द एग्जाम। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मैं एग्जाम पास कर सकता हूं, इसका मतलब उनके अंदर ये क्षमता है। नहीं बात समझ में आई। जब सामने वाले ने बोला आई कैन क्रैक द एग्जाम, आई कैन क्वालिफाई सीजीएल एग्जाम, मैं सीजीएल एग्जाम पास कर सकता हूं, इसका मतलब ये पूछ नहीं रहा क्या मैं पास कर लूं, क्या पास कर सकता हूं, क्या नहीं, वो क्या दिखा रहे हैं, क्षमता, मैं पास कर सकता हूं। तो इसका मतलब कैन जो है किसको दिखाता है, वो कैपेबिलिटी को दिखाता है, आपकी पावर को दिखाता है। कैन को दिखाता है, आपकी पावर को दिखाता है। आप ये बोलोगे गुस्से में कभी आके बोलोगे, दानिश क्या बोलोगे, आई कैन रूइन हर लाइफ, मैं उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा, तबाह कर सकता हूं क्या बोलोगे आप, जो क्या बोलोगे आप, जो है आई कैन, मतलब बात नहीं बन पाई मान लो जो है अगर,
तो क्या कहोगे आप जो है, आई कैन रूइन हर लाइफ, आई कैन डिस्ट्रॉय हर लाइफ। इसका मतलब आपके अंदर वो क्षमता है, क्या कर सकते हैं आप, उसकी जिंदगी आप बर्बाद कर सकते हो। समझ आ गया? इसका मतलब कैन जो दिखाता है वो क्या दिखाता है, कैपेबिलिटी दिखाता है, पावर दिखाता है। दूसरा, कैन कभी कभी क्या काम करता है, परमिशन कभी काम करता है, लेकिन बहुत रेयर काम करता है ये। हाँ, कैन आई हेल्प यू, इसका कभी कभी ये काम होता है, इसका यूज कम होता है एग्जाम में, इसमें देखना। तो यहाँ पर टेंस में किस टेंस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट। अब हमने बोला कि आई कैन क्वालिफाई द एग्जाम, इसका हम बात कब की कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं कि बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात तो कर रहे हैं। इसका मतलब जो कैन का यूज करते हैं वो किस टेंस में करते हैं, कब करते हैं, अभी के लिए। और अभी किस टेंस में होता है, प्रेजेंट में होता है। हमने बोला, अब देखो क्वेश्चन देखो, लिखा आई कैन क्या लिखा हुआ है, आई कैन डांस इन द क्लास। ये आपने बोला, आई आप कैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर, आई कैन डांस इन द क्लास, मतलब हमारे अंदर शर्म वरम नहीं है, मैं क्लास में डांस कर सकता हूँ। इसका मतलब ये क्या दिखा रहे हैं, कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं, आई कैन डांस इन द क्लास। अब बताओ डांस यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म, ये भी ध्यान देना है, बेस फॉर्म आनी चाहिए। अगला है आलम कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आलम जो है वो इंग्लिश कैसे बोल सकता है, फ्लुएंटली, धारापद, बिना रुके बोल सकता है। बोलो आलम एक बार तो जो है बताओ, हमने बोला आलम जो है इंग्लिश लगातार बोल सकता है, बिना रुके बोल सकता है। इसका मतलब आलम के अंदर वो क्षमता मौजूद है, नहीं बात समझे, आलम के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो पावर है, किसी से उसको हल्के में नहीं लेना है आपको। जो है वो इंग्लिश क्या करेगा, लगातार बोलेगा, चुपचाप आप सुनोगे खाली। इसका मतलब कैन के बाद, कैन को किसके लिए किया गया, कैपेबिलिटी के लिए किया गया, पावर के लिए किया गया। अगला उसके बाद देखो यहाँ पर कौन सी फॉर्म आई हुई है, बेस फॉर्म, ये भी ध्यान देना है, बेस फॉर्म आई हुई है, अगला बेस फॉर्म आई हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इशिता कैन बीट यशी, बा इशिता कैन बीट यशी, इशिता क्या कर सकती हैं, बीट, बीट का मतलब क्या होता है, पीटना। इशिता कैन बीट यशी, इशिता किसको पीट सकती हैं, यशी को पीट सकती हैं, इतनी उनके अंदर क्षमता मौजूद है। नहीं समझा है? इसका मतलब इशिता क्या कह रही है, इशिता कैन बीट यशी, इशिता पीट सकती हैं, किसे पीट सकती हैं, यशी को। इसका मतलब ये क्या दिखाना चाह रही है, इशिता के अंदर वो शक्ति है, कोई इन्हें हल्के में ना ले। और कैन के बाद कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आई मतलब E1 आती है यहाँ पर जो है। अगला है कैन आई यूज योर शूज, क्या मैं आपका शूज यूज कर सकता हूं। अब बताओ यहाँ पर क्या कह रहा है, बताओ यहाँ पर क्या कह रहा है, परमिशन की बात कर रहा है, क्या मैं यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, यहाँ पर क्षमता नहीं दिखा रहा है, मैं यूज करूँ लाओ जबरदस्ती से जूता अपना दो। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पे क्या परमिशन दिखा रहा है। अगला है यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं, सिंपल यहाँ बात है। इसका मतलब यहाँ पर भी किसका काम कर रहा है, परमिशन का, और यहाँ पर भी किसका काम कर रहा है, परमिशन का। यहाँ पर किसका काम कर रहा है, कैपेबिलिटी का, पावर का काम कर रहा है। बातें क्लियर हैं। कैन को यूज हम कहाँ पर करते हैं बताओ, कैपेबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं। अगला, आज आप लोग को जो है मॉडल ऑक्सिलरी का लास्ट 3 वर्ड बताने जा रहे हैं, 3 वर्ड बताने जा रहे हैं, जिसका यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसका एग्जाम में क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो 3 वर्ड हमारे पास हैं। एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है हमने SHOULD, शुड, और सेकेंड वर्ड हमारा है OUGST और टू, और थर्ड वर्ड हमारा है मस्ट। 3 वर्ड हमारे पास हैं, और तीनों का हिंदी मतलब, अच्छी बात यह है कि तीनों का हिंदी मतलब क्या होता है, एक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में इसकी मीनिंग होती है चाहिए। समझिएगा, देखिए एक वर्ड हमारे पास होता है मे का भी मतलब होता है चाहिए, लेकिन हमने मे का यूज आपको बता दिया। जिसको नहीं समझ में आता है मे का यूज, वो वीडियो हमारे पीछे जाके देख ले सकता है जो है। अब यहाँ पर शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, और टू का मतलब भी क्या होता है, चाहिए, और मस्ट का मतलब क्या होता है, चाहिए। अब बताइए तीनों का यूज कैसे करें, फिर जो है सबके अलग अलग मीनिंग सेम होती है। तो शुड, इन तीनों का यूज जो करते हैं वो हम एडवाइस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, एडवाइस, सलाह के लिए हम 3 वर्ड का यूज करते हैं। जिसमें शुड का जो यूज होता है वो सामान्य सलाह के लिए यूज करते हैं, सामान्य सलाह, जनरल एडवाइस। कैसी एडवाइस, जनरल एडवाइस लिखा हुआ तीनों में वर्ड जो है। तो सामान्य कोई सलाह देता है, जैसे हमने बोला कि वी शुड हेल्प द पुअर, तो सलाह दे रहे हैं सामान्य। अब ये सलाह ऐसी होती है कि बाध्यकारी नहीं होती, आप माने या ना माने आप पे डिपेंड करता है। अगला सेकंड हमारा क्या, वो कौन सा, अभी एग्जांपल में आगे आपको क्लियर कर देंगे। और भी जो है
नेक्स्ट हमारा वर्ड है ought to, इसका ही मतलब होता है चाहिए। और लेकिन ये इसका जो यूज करते हैं वो मॉरल सेंस में करते हैं। मॉरल का मतलब क्या होता है, नैतिक एडवाइस ये होती है। ये कैसी सलाह होती है, नैतिक। जैसे हमको अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहिए वर्ड यहाँ पर आया तो हम क्या बोलेंगे, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आर फादर्स आर पेरेंट्स, या वी शुड, तो हम बताइए क्या लगाएंगे हम, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स। अगला मस्ट, मस्ट का मतलब होता है चाहिए वर्ड, तो मस्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज जो करते हैं बाउंडेड एडवाइस के लिए करते हैं। ऐसी सलाह जो क्या होती है, बाउंडेड है, करना ही करना है, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। समझिएगा एक बात, तीनों वर्ड फिर देखते हैं। शुड का यूज करते हैं वो सामान्य सलाह के लिए करते हैं, और टू का यूज करते हैं नैतिक सलाह के लिए करते हैं। जो तीसरा वर्ड है मस्ट, मस्ट यूज किस लिए करते हैं, बाध्यकारी सलाह के लिए करते हैं, करना ही करना है। अगर आपने ये सलाह, ये वाला काम, अगर ये ऐसी सलाह होती है कि अगर आपने वो काम नहीं किया तो परिणाम क्या निकल सकते हैं, भयंकर निकल सकते हैं, खराब हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे समझाते हैं, एग्जाम्पल में देख लीजिए, हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, यू शुड हेल्प द पुअर। अब देखिए हमारा वर्ड यहाँ पर क्या है, शुड वर्ड लिखा हुआ है। अब बताइए गरीबों की सलाह, गरीबों की हेल्प करना, बताइए ये कैसी सलाह है, आपको बाध्यकारी सलाह ये नहीं, लेकिन सामान्य सलाह है कि आपको करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो कोई आपको फोर्स भी नहीं करेगा, नहीं करिए ही करिए। सेकंड हमारा क्या है, वी शुड बी रेगुलर इन आवर वर्क, हमको अपने काम में क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, कोई काम लगातार करना चाहिए। तो ये भी कैसी सलाह है, सामान्य सलाह है, ये भी कैसी सलाह है, सामान्य सलाह। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, वी डैश रिस्पेक्ट आर फ्रीडम फाइटर्स। अब आप ये बताएं, फ्रीडम फाइटर्स, हमको फ्रीडम फाइटर्स का मतलब जिन्होंने हमें आज़ादी लाई, उनका हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हम सभी को। जो हमारे देश में हमको आज़ादी, हमारे देश को आज़ादी दिलाई जिन्होंने, जो है उनकी हमको क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट। अब बताइए ये सलाह कैसी, क्या सामान्य सलाह है, डिसाइड आपको करना है, क्या ये नैतिक सलाह है, या ये करना ही करना है, नहीं करोगे परिणाम खराब निकलेगा। अब ये बताइए, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते तो क्या कोई आपको जो है बंदी बना के जेल में बंद कर देगा, नहीं। लेकिन ये सलाह कैसी है, नैतिक सलाह है कि आपके लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कौन सी रिस्पेक्ट क्या करेंगे, मॉरल सलाह। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ऑट टू का यूज करेंगे। कौन सा वर्ड लगाया जाएगा यहाँ पर, ऑट टू लगाया, क्योंकि ये सलाह कैसी है, नैतिक सलाह है। अगला हमारा, एवरीवन डैश स्टडी बिफोर द एग्जाम, हर व्यक्ति को एग्जाम के पहले कम से कम पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये सलाह कैसे, अगर वो नहीं पढ़ेगा, एग्जाम आ गया, अगर पढ़ना चाहिए, केवल इतनी बात अगर होती तो बात कॉमन होती, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ेगा कोई, लेकिन एग्जाम के पहले अगर नहीं पढ़ेगा, अब एग्जाम के पहले नहीं पढ़ेगा तो परिणाम क्या निकलेगा, फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये सलाह कैसी है, बाध्यकारी सलाह, करना ही करना है। सेकंड लास्ट हमारा क्या है इसके बाद जो है, ऑल ऑफ अस सर्व आर मदरलैंड, हम सभी को अपने मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। हमारे पास कौन सा वर्ड आया हिंदी में, चाहिए वर्ड आया। अब बताइए चाहिए के लिए हमारे पास तीन वर्ड हैं, शुड, क्या बताइए, मदरलैंड की सर्व करना कोई सामान्य सलाह है, बिल्कुल सामान्य सलाह ये नहीं है। क्या बाउंडेड एडवाइस है, करना ही करना है, नहीं करोगे तो फिर जो है उम्र कैद हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। आप कर रहे हैं तो ये आपकी क्या है, नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक कर्तव्य आपका है। तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ड लगा देंगे, ऑट टू लगा देंगे। यहाँ पे कौन सा वर्ड लगा जाएगा, ऑट टू। इसका मतलब ये सलाह बाध्यकारी सलाह भी नहीं है और ये सलाह सामान्य सलाह भी नहीं, ये सलाह कैसी है, नैतिक सलाह है, आपको करना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, अगला हमारा क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन और आपको बता दें जो है। अगला क्वेश्चन है, वी डैश ओबे, लिखा हुआ है वी डैश ओबे आर पेरेंट्स, आर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। अब बताइए सलाह कैसी है, सामान्य सलाह है या करना ही करना, मस्ट लगाएंगे, या हम ये नैतिक सलाह है, बताइए क्या है ये। तो इसका मतलब ये सामान्य सलाह, ये नहीं, सामान्य सलाह और लोगों के लिए करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी नैतिक सलाह। अब नैतिक सलाह के लिए हम कौन सा वर्ड लगाते हैं, OUGHT, ऑट टू, क्योंकि पेरेंट्स को की ओबे करना ये क्या है, नैतिक सलाह है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, एवरीबडी लिखा हुआ है, एवरी। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ यू वांट टू पास द एग्जाम, टू पास द एग्जाम यू डैश वर्क हार्ड, यू डैश वर्क हार्ड। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू पास, अगर आपको एग्जाम पास करना है
तो अब यहाँ पर एक कंडीशन लग गई, अगर आपको पास करना है एग्जाम तो आपको क्या करना है, यू डैश वर्क, आपको हार्ड वर्क करना ही करना। ये सामान्य सलाह ये नहीं है, ना ये नैतिक सलाह है, यहाँ पर क्या है, बाउंडेड एडवाइस है, क्योंकि हमको पता है अगर नहीं करेंगे हार्ड वर्क तो हम पास, कंडीशन क्या है, पास नहीं हो पाएंगे। लास्ट हमारा क्वेश्चन आज का है, ऑल द कैंडिडेट्स, सबके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है, जिसका कोई कॉल लेटर आता है, लिखा होता है ऑल द कैंडिडेट्स, ऑल द कैंडिडेट्स डैश, all the candidates dash bring ID card at the exam center, अब ये बताएं, यहाँ पर ये देखना है, लिखा होता है एडमिट कार्ड पे जो है कि सभी विद्यार्थियों को ऑल द कैंडिडेट्स डैश ब्रिंग का मतलब लाना आईडी कार्ड एट द एग्जाम, सभी कैंडिडेट्स को ये सलाह दी जाती है, ये कहा जाता है कि उनको जो है एडमिट कार्ड, उन्हें जो है एक आईडी प्रूफ सेंटर पर लाना क्या है, एग्जाम हॉल में लाना क्या है। अब बताइए क्या है, सामान्य सलाह है, नहीं, क्या नैतिक सलाह है, नहीं, क्यों नहीं थी नैतिक सलाह, ये नहीं है। अब थर्ड क्यों है, मस्ट क्यों लगाएंगे हम, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम आईडी कार्ड नहीं लेके जाते हैं, अगर हम सेंटर पर आईडी कार्ड नहीं लेके जाते हैं तो हमें क्लास में एंट्री, कॉलेज में एंट्री नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब लाना क्या है, मस्ट है। अगर कोई नहीं लाता है इसका मतलब वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम ना शुड का यूज करेंगे, ना ऑट टू का यूज करेंगे, हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। तो आपकी ये सीरीज जो है हमने आपको बता दिया, पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में बताया, वो क्या होती हैं, वीडियो सब अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में सब मौजूद है। सेकंड हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में आपको बताया, वुड के बारे में बताया, यूज टू के बारे में बताया, मे के बारे में बताया, कैन के बारे में बताया। बाकी अब नेक्स्ट टाइम से आपका स्टार्ट हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगला